देखो, नीति शास्त्री क्लास नंबर 8 चलने वाली है हमारी। 7 क्लास में पढ़ा चुका, तो मैंने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया, बहुत लंबे लंबे विश्लेषण करे। मैंने पहले ही कहा दिया, क्या दिया, तुम्हारी तैयारी के दौरान इस सिलेबस को मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा। बीच बीच में जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन आएगा, ये क्लास ली जाएगी और ये क्लास तुम्हें बहुत नैतिक बना देगी और तुम्हारी सोच के अंदर ना आमूल चूल के परिवर्तन करने वाली क्लास। कौन से परिवर्तन? दूसरा, जब भी तुम डिमोटिवेशन बैठोगे तो तुम्हारे अंदर का भीतर का इंसान जाग उठेगा। कभी तुमने सोचा कि भाई जी पढ़ा रहे, ये क्यों कभी निगेटिव नहीं होते पढ़ाई से? मैं तो निष्काम कर्म कर रहा हूं, बिना स्वार्थ के। मुझे तो कोई स्वार्थ भी नहीं छिपा हुआ इसमें। एक प्रकार तो मेरे लिए मानो तो मेरे लिए टाइम वेस्ट है, इतना ही मैं प्रैक्टिस करके और भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन तुम आज अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्यों हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच बहुत बड़ी, छोटी सोच नहीं है हमारी। गेट बंद करोगे, अच्छी बात है, कोई नहीं सुननी चाहिए। बात समझ में आई? तो जिन लोगों की सोच बड़ी होती है ना, तो क्या होता, वे कभी भी छोटा नहीं सोचते। बड़े लोग इसलिए बड़े हो, उनकी सोच बड़ी हो, उनके पास का आचरण ही ऐसा हो जाए उनका। छोटे लोग कभी बड़ा सोच नहीं सकते। तो कम से कम सोच में तो बड़े बनो, लेवल न कभी भी डाउन जाने दो। प्राण जाए लेकिन लेवल डाउन नहीं जाए। समझ बात? या 3 बार फेल हुआ मैं प्रीलिम्स में। कितनी बार? और जब किसी से बात करो ना, ऐसा लगा 5 बार पास हूं मैंने कहा फेल भले हो जाऊं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं नीचे जाने का धरती में, छोटा नहीं सोचने का। चाहता तो सीजीएल की तैयारी करके अच्छा सा 4-5 महीने करके रैंक ले लेता। मुझे पता था वो तो मैं बाद में भी कर लूंगा, यूँ नहीं कर सकता बाद में, अपनी ही नज़रों में गिर जाता। समझ में आया बात? या वो कौन सा सिलेबस है? ये वही सिलेबस है जो मुझे बार बार खड़े करके रखता। समझ में आई बात? ये वही सिलेबस है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता बड़ी चीज़ों को पढ़ने के लिए। अच्छा, इस सिलेबस की खास बात क्या है? GS 4 में उपलब्ध है। एक बार पढ़ लो पूरा जुआ, तू बस प्रयोग कर करके लिखो। इसका सारा शब्दों का खेल, बस सारा शब्दों का खेल। ऐसी फिलोसॉफी का सब्जेक्ट, सही बात। या ऐसा ही हिंदी साहित्य, एक बार पढ़ लोगे बार बार बार, बदलने का ही नहीं, 50 साल तक भी नहीं बदलने का। समझ गए? जिस दिन भी सिलेबस पक्का होगा ना, आराम से तुम कॉपी में अच्छे नंबर लिखोगे, मेहनत करनी शुरू कर दोगे। रास्ता तुम्हें मैं आराम आराम से चूंगा डाल कर रास्ता पकड़ा रहा। समझ में आया बात? या तो हम कहाँ पढ़ रहे थे इसमें? तो मैंने कहा इस सिलेबस को मैं पूरे साल भर पढ़ाऊंगा, बीच बीच में 1 हफ्ता पूरा लूंगा सिलेबस का। समझ आई बात? और जिस दिन भी सिलेबस खत्म होगा ना, तो तुम पता क्या करोगे? सिलेबस खत्म करने के लिए तुम ये करोगे, इस पूरे सिलेबस को 1 हफ्ते में समाप्त करोगे तुम। और 1 हफ्ते तक कुछ नहीं पढ़ना। 1 हफ्ते तक लगातार एथिक्स, सुबह को उठे एथिक्स, सांझ को उठे एथिक्स, सुबह एक सब्जेक्ट पर जब गहरे समय टाइम तक समय बितावा ना, उसकी गहरी संवेदना हमारे दिमाग में जाती है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो। जब एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, समझ नहीं बात है, 3-3, 4-4 घंटे सब्जेक्ट पर बैठे, तो उसको गहरे छाप छोड़ जा। डिस्कस यहाँ हो ही रहा, वीडियो उपलब्ध तुम्हारे पास रहेंगे परमानेंटली। समझ में आया बात? है वीडियो सबके पास तो चले जाएंगे, तुम्हारे पास भेज दिए जाएंगे। बस तुम क्या करना, तुम लगातार आगे बढ़ते रहना, हारना नहीं बिल्कुल भी। समझ नहीं बात? है चाहे मैंने पढ़ाना भी छोड़ दिया तो तब भी मुझे पूछते रहना, अब क्या पढ़ूँ जी, बताओ अब क्या पढ़ूँ, अब मुझे आगे बताओ क्या पढ़ूँ मैं। भले आप नहीं पढ़ा रहे तो आप मुझे बताओ, मैं घर बैठ कर तैयारी करूँ। तैयारी मुझे यही करनी। समझ में आई बात? या छोटा तो सोचना नहीं, इससे बड़ा कोई एग्जाम हो वो बताओ मुझे, वो कर लूँगी तैयारी। समझ गए? और जब इससे हिम्मत हार जाओ ना, जब 3 अटेम्प्ट दे लो, 3 या 4 अटेम्प्ट दे लो, तो उसके बाद फिर मुझे फ़ोन करो, फिर बताऊंगा क्या करना। जब इससे मन भर जाए, जब पता लग रहा नहीं हो रहा, कम से कम तो इतने अटेम्प्ट था पहले, इसमें कभी हार नहीं माननी बिल्कुल भी। समझ? इस चीज़ के लिए जब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 3 तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा, तो बहुत सीरियसनेस बढ़ता था पहले अटेम्प्ट में उसका। 3 साल तो तुम तैयारी करते बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलता। बहुत बुद्धि डेवलप हो 3 साल के अंदर बैठ कर। जो दूसरे बच्चे तैयारी करने वाले, मैंने तुम्हारा सारा समय बचा दिया, तुमने अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करा। जो बच्चा 12वीं के बाद ही तैयारी करने बैठ रहा था, समझ बात है, जो 12वीं के बाद नहीं बैठा उसने समय खराब कर रखा अपना। समझ बात? जो 12वीं के बाद बैठा हुआ उसका तो बहुत समय बचा हुआ, बहुत समय। उसके पास तो गोल्डन चांस है, वो तो पॉपुलर हो सके। जैसे इसके पास हो गया गोल्डन चांस, पहली बार अटेम्प्ट देने जा रही, 21 साल की उम्र में सीधा IAS, ये हो पॉपुलर। समझ नहीं बात है? हमें किसी ने समझाया नहीं, अब तुम्हें समझा रहे, तुम समझना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हमें तो कोई गाइडेंस नहीं मिली ना, हमें समझाता, हम तो आत्मा की तरह भटकते फिर रहे, कभी ये कर, कभी वो कर, ये भी ये कर। 70 छड़नियों में छेक करने के बावजूद तब मैं पैदा हुआ यहाँ से। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं भारत का जब मैंने दिया नहीं।
सही बात है, तभी सिविल सर्विस का एग्जाम पैदा हुआ है। मैं ऐसे भी एग्जाम, हाँ ऐसे भी एग्जाम। बात समझ में आई है? पढ़ क्या रहे थे? पढ़ रहे थे नैतिकता के निर्धारक क्या हो। अब नैतिकता के निर्धारक का मतलब क्या हो? नैतिकता के निर्धारक हमने पहले ही पढ़ लिया। हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निर्धारित करोगे काजल का आचरण बिल्कुल सही है? कैसे पता करोगे इस लड़की का आचरण बिल्कुल सही है? कैसे पता करोगे इस लड़की का आचरण बिल्कुल सही है? किसी नीति शास्त्र में हम करते क्या है? मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं। कितना सिंपल कंसेप्ट, सोचना ही नहीं, तुम सीधे साधारण भाषा में लिखना। नीति शास्त्र में क्या करते हैं? मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं। भाई मानव के आचरण का अध्ययन करोगे, किस बेस पर करोगे? क्या मानदंड में? जो नैतिकता की जो मानदंड क्या है, जो नैतिकता के निर्धारक क्या है, कैसे निर्धारित करोगे ये सही है? स्रोत ये बताएंगे तुम, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। बाह्य स्रोत, आंतरिक स्रोत। बाह्य स्रोत पढ़े थे हम, कानून बतागा ये बाह्य स्रोत है। बाहर कानून हमने अपनी अंतरात्मा तो बनाया या बाहर तक किसी मनुष्य ने बनाया? जब तो बाह्य निर्धारक हो। पूछो कानून क्या है? नैतिकता का बाह्य निर्धारक है। कोई तुमसे पूछना ना नैतिकता के हिसाब से कानून की क्या परिभाषा, तुम इसमें है क्या? कानून नैतिकता का बाह्य निर्धारक और क्या है? एक लाइन मिल गई। ये बात हमने डिटेल से पढ़ी, कानून कैसे नैतिकता का निर्धारक है। क्या कानून जो बात बताएगा वो हमेशा सही होगी या गलत भी हो सकती है? गलत भी हो सकती है। मैंने पढ़ी बात पूरी डिटेल से पढ़ रखी, तमीज से लिख भी रखा इसके बारे में। कई दफा सैकड़ों कानून ऐसे, मोदी जी आए तो कह रहे थे कि मैं एक दिन में सैकड़ों कानून बदल दूंगा, और अब मैंने सुना यूं कह रहे मैं संविधान ही बदल दूंगा। जो ज्यादा ही होगा, समझ आई बात? ये ज्यादा ही हो लिया, समझ आई बात है? तो कानून नैतिकता का निर्धारक होगा या नहीं होगा, इसका हम विश्लेषण कर चुके। नियम विनियम, हाँ बहुत सारे नियम बना रखे हमने समाज में, संस्थाएं अपने नियम बनाती है। जरूर नहीं होता वे नियम सारे सही हो और या विनियम भी सही हो। समझ बात क्या? हेलमेट पहन के जो व्यक्ति जा रहा, गाड़ी चला रहा बिना हेलमेट के, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा, वो हेलमेट ओढ़कर नहीं जा रहा और दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना, तो बिना हेलमेट के, जब मैंने एग्जाम्पल लिखवा रखा है, बिना हेलमेट के अगर उसे हॉस्पिटल पहुंचाओगे ना तो चलान लगेगा वैसा। तो कानून के हिसाब से तो गलत है, लेकिन नैतिक रूप से तो बिल्कुल सही है। तो जरूरी नहीं है हर जगह ये हमारे कानूनी नियम ही काम करेंगे, तो कानून को कभी कभी पीछे छोड़ने पड़ता। और ये बात हमने आलोचना में लिखी थी कि कानून हर बार नैतिकता का निर्धारक नहीं होने का। वो नहीं बताने का तुमको क्या चीज़ सही होगी क्या चीज़ गलत होगी, हर बार नहीं कानून बताने का। दूसरा सामाजिक नियम, ये हमें समझना आज कि सामाजिक नियम कैसे, ये आज मुझे समझना कानून नैतिकता का जो सामाजिक नियम, समाज कैसे नैतिकता का निर्धारक है। सामाजिक नियम क्या दो, समाज क्या दो, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। अब समाज के अंदर कुछ नॉर्म्स बनाए गए, कुछ मानदंड बनाए गए, और ये मैं सुनूंगा तुमसे क्या बताया मैंने भी कि आज हमें ये पढ़ना, आज की हमारी हेडिंग आई है क्या समाज नैतिकता का निर्धारक है, यानी जो समाज तुम्हें बताया जाएगा समाज के अंदर ये बातें बिल्कुल सही होगी गलत होगी। तू बता क्या समाज नैतिकता का निर्धारक है? समाज के द्वारा कोई नॉर्म्स बनाए गए, मानदंड बनाए गए, समाज सारी बात सही करेगा गलत भी कर सकता कुछ। तू बता समाज नैतिकता का निर्धारक है? पूरी तरीके से नहीं, तू बता है वे फिर कौन से डिसीजन, उदाहरण भी देने पड़ेंगे। देखो हम जो मनुष्य है ना, मनुष्य एक प्रकार का सामाजिक प्राणी, समझ बात है? जो मनुष्य, सुन लो ध्यान से, मनुष्य एक प्रकार का सामाजिक प्राणी, और मनुष्य का ना लालन पालन जो पोषण हो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान हो। जब मनुष्य समाज में रहता है ना तो एक सामाजिक प्राणी, और जैसे जैसे समाज में बड़ा होगा ना सारी चीज आसपास सामाजिकरण की प्रक्रिया के अनुसार सीखेगा। दैट इज द सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन जो प्रोसेस हो उस प्रक्रिया के साथ, उस प्रोसेस के साथ मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता और सारी चीज अपने आसपास समाज से ग्रहण करता। मान लो ये लड़की बैठी हुई, इस लड़की का आचरण कैसा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसके आसपास का समाज जैसा था ऐसा इसका आचरण होगा, ये गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात समझ में आई है? यानी समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ना जो मनुष्य उसका लालन पालन पोषण हुआ, ये सारी बातें लिखनी है। मेरे जो शब्द होंगे ना वे तुम्हारे उस उत्तर में मिलेंगे, इसलिए बहुत गौर से समझ लेना। समझ में आया बात? या तो जो मनुष्य एक प्रकार का सामाजिक प्राणी, और जैसे जैसे बड़ा हो रहा हो, जैसे जैसे बड़ा होगा ना आसपास अपने आसपास तो बहुत चीज़ें ग्रहण करेगा, बहुत चीज़ें ऑटोमेटिक। तुम भी जब छोटे से बड़े बड़े हो रहे हो ना, अपने बहन भाइयों की छोटे जो तुम्हारे तो बड़े होंगे उनकी बात फॉलो करते होंगे, और तुम छोटे छोटे जो होंगे ना सोचते होंगे हम बड़े कद को हो गए। सही बात है, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों की हरकत करते हैं, ऐसा अपने आप को दिखाने के होते हैं हम बड़े होंगे इस टाइप का। इसका इस तरह हम मानते हैं कि हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया चालू हो अभी। अगर तुम आज भी ऐसा लगे ना कि तुम अभी आसपास किसी को कॉपी करने की कोशिश करो, चाहे मुझे ही किसी मामले कुछ मामलों में कॉपी करने की कोशिश कर रहे, इसका मतलब अभी तुम्हारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है ना उसकी प्रक्रिया चल रही हो। नहीं कुछ मामलों में मुझे तो पता नहीं, मैं तो है नहीं यहाँ से किसी और के सामने, और वहाँ फेंक रखी मेरी बैठे बैठे, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो,
उसे बोलो समाजीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि हाँ शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा भी समाजीकरण की प्रक्रिया सुधारी जा। तो यहाँ से समझ में आया नहीं बात? मान लो तुम यहाँ अनुपस्थित नहीं है, मैं यहाँ अनुपस्थित हूँ, मैं नहीं आया यहाँ से, और तुम किसी अपने शादी में चले गए, ब्याह में चले गए, और वहाँ एक सभा, और सभा में वहाँ 4-5 लड़कियाँ बैठ कर और आपस में बात कर रही, और बात आ गई पढ़ाई की। किसकी? और जब पढ़ाई की बात आ गई और कुछ ऐसी बात आ गई जिसमें तुम्हें डिस्प्यूट, और तुम्हें मैंने वो टॉपिक अच्छी तरह समझा रखा, तो तुम्हारे भीतर का इंसान कूद उठेगा। समझ में आई बात है? और तुम बोलने के लिए ना तत्पर हो जाओगे तुरंत, क्योंकि तुम्हारा वहां पक्ष मजबूत होगा। तो ये तो सोशलाइजेशन प्रोसीजर तुमने कॉपी कर रखा। कुछ लोग तो बच्चे ऐसे करते हैं, मुझे बता रहे थे छोटे छोटे जो बच्चे 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे आते हैं, ये कह रहे थे जी स्कूल में बैठकर आपके डायलॉग मारा है लड़की। तुमने भी करा होगा 1-2 बार। तो समझ बात है? वो क्या है? सोशलाइजेशन प्रोसीजर। क्या हो? अब एक बात बताओ, अगर मैं उन लड़कियों को बच्चों को शायरी सुनाऊंगा, तुम्हें स्कूल में जाकर शायरी सुनाएंगे नहीं? शायरी के शौकीन बन जा हो सही बात नहीं? अगर मैं उनके अंदर नैतिक मूल्य भर दूंगा बड़ी मात्रा में, तो ये बताओ नैतिक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसलिए एक बच्चा का क्लास में आना बहुत जरूरी हो। उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए आप अपने आसपास जितने भी छोटे छोटे बच्चे हो ना, जो तुमसे छोटे हो, उन पर पेनी निगाह रखो, कहीं अलग माहौल बना चला जा, और उसके पास जो अलग माहौल चला गया ना एक बार, वो उससे कभी बाहर नहीं निकलने का। मान लो एक लड़का अभी उसकी उम्र 25 साल और उस शराब पीता, उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस खराब है। आराम से करो, कमेंट करो, चल दो वहां से। समझ बात है? तुम सुधार नहीं सकते। जो 25 साल में उसने सीख लिया, हम 3 दिन में कैसे सुधार देंगे? 2 दिन में? समझ बात है? ठीक, लेकिन उसे अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, सुधारा उसे भी जा सके। महात्मा गांधी के अनुसार उसे भी सुना जा सके। तो आज हम ये समझेंगे क्या समाज नैतिकता का निर्धारक है, फिर इसकी आलोचना भी करेंगे। क्यों? पता क्या हुआ? कहते हैं जो हरियाणा में, पंजाब में, वहां खाप पंचायतें चलती हैं, और वे खाप पंचायतें डिसीजन सुनाती है, और खाप पंचायतें कहती है एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती, एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती। तो बात तो सही है, हो नहीं सकती। ये समाज के द्वारा नियम बनाए गए, किसी और ने तो बनाए नहीं बिल्कुल भी। एक ही जाति में, एक जाति तोड़कर दूसरी जाति में शादी नहीं हो सकती। ब्राह्मण जो लोग वे दलित लड़की के साथ तो शादी कर लेंगे, लेकिन ब्राह्मण, समझ रहे ना, ब्राह्मण व्यक्ति दलित व्यक्ति के साथ तो शादी कर लेगा, समाज नियम बना रखे, लेकिन कोई दलित लड़का किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। वो एक्सेप्ट नहीं है, समाज ने नियम बना रखे। तो तुम्हें सही लग रहा है? नहीं लग रहा ना? तो समाज तो हर बार तो बार सही नहीं होने का। समाज में तो ये भी कह रखा है एक ही गांव की एक में शादी नहीं हो सकती, शहर में घर के पीछे शादी होगी। क्यों? तो समाज तो बार सही नहीं हो सकता ना, किसी के तो मौलिक अधिकार बनेंगे। तो समाज में दूसरा क्या है और सुनो, कई दफा खाप पंचायतों ने, ये जो पंचायत बैठाई जा, जो भूप सिंह की बैठक पर पंचायत बैठाई जा, ऐसी पंचायतों ने खतरनाक डिसीजन दिए। पता कहाँ से? हरियाणा में। लड़की है अंदर रखो, 12वीं तक पढ़ ली, बहुत शादी करो इसकी। ये पंचायतों के डिसीजन ना। बाद में जाकर उन पंचायतों पर कानूनी कार्रवाई बढ़नी पड़ी, जो पंच वहां बैठ कर फैसला सुना रहे थे। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, समाज बार सही नहीं करने का। ये लड़की बैठी हुई यूँ कह रहे, मुझे कहा गया पंचायत में बुलाकर कि इन लड़कियों की जो मेरे घर के सामने रह गई ईश्वर कि इन लड़कियों की तू शादी करने से क्यों रोक रहा? ये मुझे मुंह हो गई बात। मैंने पता क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा तुम्हारी लड़की कौन सी क्लास में पढ़ रही? गरीबी 80 में। मैंने कहा उसने 12वीं पास करी है, अभी तुम अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं कर रहे? कह रहे हम तो कर लेंगे। मैंने कहा फिर वे भी कर लेंगे, मैं कर दूंगा शादी। सही बात कहा, गलत बात कही? तुम्हारी लड़की बहुत बवंडर है, किसी गरीब की लड़की ना पढ़े ला। तो समाज हर बार सही हो सके, गलत हो सके। हाँ याद रखना बात यार। तो समाज कभी सही नहीं होने का, लेकिन कुछ मामलों में सही होगा। अगर तुम समाज के द्वारा जो नियम और विनियम बनाए गए, अगर तुम उनके अनुसार कार्य करोगे, तो समाज के अंदर अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। जैसे कोई लड़की है, किसी लड़की की समाज के अंदर छवि बहुत खराब है, मान लो किसी लड़की की वीडियो बहुत वायरल होगी, सही बात है, और वह उसकी खुद की प्राइवेसी थी, उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था, वो समाज के अंदर, और उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन होकर वह वीडियो सबके अंदर पास पहुंच गई। अब उस लड़की को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? उस लड़की के साथ बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? अभी तुम कह रहे हैं बैठते, और यही बात तुम पता कहाँ कहते? 4 लड़कियों में बैठ कर उसकी लड़की को मखौल बना रहे होते तुम, कभी होशियार बनते हो, समझ गए? समझ में आया नहीं बात यार? और तरह तरह की कहानी गढ़ रहे होते तुम, चाहे कोई लड़का होता। फिर कहां भाग जाओ? तुम्हारे नियम ही है, क्योंकि तुम भी उसी समाज का हिस्सा हो।
समझ में आया बात यार। ओ माई गॉड 2 पिक्चर आई, जाकर देखना, उसमें उसके लड़के की वीडियो वायरल हो जा, कोर्ट में जावा केस करने, पूरे समाज पर केस करने, पूरे समाज पर जावा केस करने। समझ में आया बात यार। क्योंकि वह स्कूल वालों की गलती, पूरे स्कूल पर केस कर रहे, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर, कि स्कूल वालों ने सामाजिकरण की प्रक्रिया सही नहीं आती। लिख सकते हो एग्जाम्पल वह, ओ माई गॉड 2 देखना मत बिल्कुल भी। सही बात, पिक्चर थोड़े अलग टाइप की पिक्चर है वह, देख लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात यार, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। और उसके पूरे सिस्टम पर केस कर दो सब पर, और सब पर पैसे चढ़वाओ वहाँ से, बाद में जाएगा। क्योंकि क्लास में क्यों नहीं पढ़ाए जाते गंदे गंदे चित्र हैं। तो क्या हुआ, उस लड़के का सोशलाइजेशन प्रोसेस सही नहीं था, सामाजिकरण की प्रक्रिया बिगड़ी हुई थी उसकी। उठा लो किसी भी जो व्यक्ति आसपास तुम्हारे आसपास है ना, सबका सोशलाइजेशन प्रोसेस खराब है, टोटल सबका। बड़ा नहीं सोच पा रहा है ना, उसमें उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस की दिक्कत है। कोई लड़का बड़ा सोच पा रहा है, जो छोटा, जो बड़ा सोच भी रहा ना, गरीब परिवार से निकल कर उसे पीछे खींचा जा रहा, वो लगातार लंबे समय तक रह रहा। मैं अकेला क्यों रहता हूँ, इसलिए तो शौक है मुझे। मैं अपने घर वालों के साथ जाकर बैठ जाऊँ ना, 4 दिन में 22 कर देंगे मुझे, जान पूछ कर नहीं बैठता मैं। समझ में आई बात यार। इसलिए अपना को बहुत गिन चुन कर अकेला रहना सीखना पड़ा, कि तो मेरा काम का है नहीं और फ्यूचर में भी किसी काम का नहीं है। ये इंसान मेरे काम का, इसे खींच कर रखो, उसके पैर पकड़ कर रखो। समझ में आई बात है। ये इंसान मेरे फ्यूचर में किसी काम का नहीं है, मैं उसे निगलेक्ट करूँ, चलो बात समझ में आई है। तो अपना सोशलाइज, अब भी तुम सोशलाइजेशन प्रोसेस चल रहा तुम्हारा। एक समाजशास्त्री कहते हैं कि आज भी एक इंसान 55 साल का होगा, उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अभी 55 साल का होगा तब भी उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। राहुल गांधी क्यों हरा चुनाव में इतनी बार, क्यों हरा, क्यों आज तक एसी की हवा खाया था, मोदी को वोट क्यों मिला, इसलिए मेरा सोशलाइजेशन प्रोसेस सही था। गरीब भी देख रखी थी, लोगों ने गरीब समझ को वोट दिया था। और राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली तो उसने लोगों का दर्द जाना, जैसे उसका बाप जनता के बीच में जाता था, राजीव गांधी। समझ में आई बात है। अब जाना लोगों का दर्द, अब छवि सुधरी, अब राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों, जनता के बीच में गया, उसका सोशलाइज प्रोसेस चल ही रहा था। अभी उसने जाना यार जनता वास्तविक रूपों कुछ और, ये वे लोग जो नफरत नहीं करते दूसरे से, एक दूसरे को गले लगा कर रखते हैं, ये वही भारत है। बात समझ में आई है, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कोई इंसान बहुत बेकार है, इसका सोशलाइजेशन प्रोसेस सही नहीं है, मानो तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत बेकार हूँ, तो इसका मतलब मेरा फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस खराब है। और तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी सोच बहुत अच्छी, तो मेरा बेस्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस सही है। किताबें पढ़ने से भी सोशलाइजेशन प्रोसेस बढ़ता, समझिए ना, सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया हम समझेंगे, यही मुझे आज समझाना तुम। तो कॉपी में हेडिंग बनाओ, क्या समाज नैतिकता का निर्धारक है, ये हेडिंग बनाओ कॉपी में। चलो लिखो हेडिंग, क्या समाज नैतिकता का निर्धारक है। इसमें लिखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा रीति रिवाजों कोमा परंपराओं, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा रीति रिवाजों कोमा परंपराओं तथा प्रचलनों से सीखता है, तथा प्रचलनों से सीखता है, प्रचलनों। ठीक, अब बताओ समाज के द्वारा जो परंपराएं बनाई गई उनके अनुसार चलना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा था। मैं किसी शादी में चला गया था, और शादी में वहाँ, हाँ शादी में नहीं, हमारे यहाँ मेरे बाबा की वही थी डेथ, और डेथ होने पर तेरी पे बहुत सारे रीति रिवाज करने पड़े। उन्होंने कहा नीचे नहीं बैठ कर खाना, मैं नीचे नहीं बैठ, खाट पर नहीं बैठ कर खाना, खाट पर ही, धरती पर बैठ कर खाना, ऐसा नहीं। मैंने सोचा क्या जा रहा है, मैं तो टेक्नोलॉजी वाला आदमी। और जैसे ही बैठा ना मैं खाट पर, और 3 जने नीचे बैठे थे, जो औरती था वो ना, उस पर चारों को बैठ कर खाना खाना पड़ा, धरती बैठ कर खाना पड़ेगा।
समाज ने बना रखे नियम या मैंने बनाए थे? मुझे पहली बार रूबरू हो रहा था मैं उनसे। जैसे मैं खाट बैठा ना, आसपास सारे वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे वहाँ, जिन्हें पंच कहते हैं, जो खाप पंचायत में जाकर बैठे, भूप सिंह की बैठक पर जाकर, मगर तू बदतमीज है, तेरे में तमीज नहीं है, मुझे कही ये बात, ये साला मुझे बड़ा बुरा सा लगा यार, अकल नहीं है तेरे में, क्या पढ़ाई कर रखी तुमने, ये क्या हो रहा, इन्हें पता ही नहीं। अब जो चलो भाई, अब मैं तुम्हें पता, फिर मैं पकड़ूंगा जरूर, छोड़ने का तो नहीं बिल्कुल भी। सही बात है, मुझे तर्क करने की पूरी आदत है, सही में आर्गुमेंटेड मैन हूँ मैं, चाहे कितना भी बड़ा खतरनाक हो, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, पूछूंगा जरूर उस तक। मैं बैठ गया नीचे, मैंने कहा अभी तो छेड़खानी से पहले खाना खा लो, भूख लग रही है। अब भूख लगने के बाद आया, मैंने कहा आज ये भी बता दो मुझे, नीचे क्यों नहीं बैठ सकते, ऊपर क्यों नहीं बैठ सकते खाट पर, जब घर में खाट पड़ी खाली पड़ी हुई तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। 5 के 5 बैठे थे, 5 के 5 बजे किसी का जवाब नहीं है, 5 के 5 बैठे, 5 के 5 में किसी का जवाब नहीं है किसी पर भी। मगर पूछने की बात है, मैंने कहा मुझे पूछना, क्यों नहीं बैठ सकते, क्या दिक्कत है बताओ, जब खाट खाली पड़ी हुई क्यों नहीं बैठ सकता, खाना खा सकता। मैंने सोचा इन्हें नहीं पता होगा तो औरतों को पता होगा। अरे तू पागल होगा क्या, औरतों का कहना, तू पागल होगा, ऐसी बात पूछे कर। मैंने कहा मुझे जानना, जवाब किसी की बात नहीं है, जवाब नहीं है, बस नीचे बैठ कर खाना, जब घर में कुर्सी पड़ी हुई, सब चीज पड़ी हुई, खाने तो खाना खाए लेंगे। क्या तुम बता सकते हो नीचे क्यों बैठाते हो, है तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी बताओ। तुम्हें वे जो 5 आदि पंच बैठे थे, वे मुझे गलत समझ रहे होंगे, सही समझ रहे होंगे, गलत समझ रहे होंगे, लेकिन उनकी द्वारा परंपराएं और रीति रिवाज बनाए गए। अगर मैं उनके अनुसार कार्य करता, नीचे बैठता, सवाल ना पूछता, सही बात है, तो मैं सही था। अगर मैं रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार कार्य करूंगा तो मेरा कार्य उचित, अगर नहीं करूंगा तो कैसा होगा, समझ में आया बात है। इसलिए समाज के अनुसार जो द्वारा जो नियम विनियम बनाए जाते हैं, अगर तुम इसके अनुसार कार्य करोगे उचित, अगर विपरीत जा कार्य करोगे तो अनुचित होगा, समझ में बात है। दोबारा फिर समझो, ध्यान से सुनना अच्छा तरीके से। मान लो कल को मैं शादी करता हूँ, होगी वो तो तय है, सही बात है, आज नहीं हो कल होगी, भले लेट करूँगा, 5 साल बाद करूँगा जरूर, सही बात है। तलाक भी होगा, तुमने तो क्या रखा है, तलाक होना तय है आपका, सुन लो ध्यान लगा तो सुन लो। जैसे मेरी शादी होगी, अगर मैंने दहेज नहीं लिया और समाज में सब ले रहे दहेज, तो जो पड़ोस की 4 महिलाएं 5 महिलाएं जो बर्तन देखना वो, जो दहेज देखना वो, उनके दिल में क्या बीतता, उन्हें अच्छा लगा बुरा लगा है, तो फिर अच्छा किसे लगेगा, अच्छा इसे लगेगा जो इस क्लास में बैठा हुआ सिर्फ, ठीक है नहीं, और किसी को अच्छा नहीं लगने का, बाकी सबको बुरा दिखाई देगा। ये बात सही है गलत है, सही बात है। अरे अपनी जिंदगी खराब कर ली उन्होंने, तो इतना पढ़ लिख के भी खो दिया, 15-20 लाख आराम से मिलते, ये बात सही है गलत है, बात समझ में आई नहीं है। अब बड़ी शान शौकत के साथ बताते हैं आप, क्या लाई थारी बहू, जो अब है ना एक उनके अलग मना, जो वो क्या कहते हैं इंट्रोडा वो पढ़ाओ, वो दूस दो, ऐसे ऐसे महिलाओं के अलग। तुम किम क्या बदतमीज हो रहा था, तुम लड़कियों को शोषण खुद करवा रही हो, लेकिन रीति रिवाज बना हुआ ना, अगर इसके अनुसार कार्य नहीं करोगे तो क्या कहलागा, अनुचित। लेकिन वैसे तो कार्य अनुचित है ही हो, दहेज नहीं लिया तो अनुचित, बात सही गलत है। घर में सारा काम महिलाएं करेगी, पुरुष सांड की तरह संडरा पड़ा हुआ, पढ़ रहा, उसको कर भी कुछ काम नहीं है, लेटा रहेगा। झाड़ू क्यों लगवाते हो उसमें, क्यों लगवाते हो उस पर झाड़ू, पोचा ही क्यों मारेगी महिलाएं, यू क्यों नहीं मारने का, चाहे क्यों बना के लेगा कि यू तो वहीं बैठा हुआ, यू भी इस घर में रह रहा है, यू क्यों नहीं लाने का चाहे बनाकर। और यह बात इसके लिए जिम्मेदार पता कौन, इसके लिए तुम भी खुद जिम्मेदार हो, सही बात है। तो फिर झेलो शोषण, और सजिए तो उतारा और भी झेले जाएगा। समझ बात, अब शर्म नहीं है, देखो कितना घड़ चुका, कितनी गहरी बात है। तो एक काम करो, वीडियो काट कर दिखाना मम्मी को इतना सा, समझ में आया नहीं बात है। दूसरा क्या है, घर में 4 भाई है, अकेली बहन, झाड़ू तो बहन ही मारेगी। अच्छा इसके यही है क्या, नहीं हमारे यहाँ से पड़ोसी नहीं है, मेरे सामने तो मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे घर में सारा पूजरे से सारा काम कर ला, हमारे घर में सब ऐसा, सही बात। जो नहीं करता तो मैं डांट पड़ जा, मेरे जहाँ तक मेरी नजर जागे ना वहाँ तक नहीं ऐसा होने देता मैं बिल्कुल भी। अच्छा बात सही है गलत है। दूसरा क्या है, सुनो 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 सुनो, लड़की तो पूछे 1000 सवाल, अच्छा
चोरी करना चाहिए, ये नहीं सिलेक्ट कर सकते। सामाजिक नियम, एक शॉर्टकट कपड़े पहन के बाहर निकल जाए महीना, निकल शॉर्टकट कपड़े जानते क्या? जैसे महिलाएं, जैसी शहर की लड़कियां ना, उनका पहनावा हो, एक बार गाँव में पहन लो तो पता क्या कहेंगे, संस्कृति नहीं, होली इसका काम पढ़ रही क्या? ये तो फलानी जी के साथ घूम रही थी, ढिमके जी के साथ घूम रही है, या तो और लड़का चाहे नंगा भी घूम जा, ये तो हीरो उसको कोई लक्षण तो लगाते। ये क्या हो, हम गुथे हुए इन सब चीजों में, जब रम गए क्या है। लेकिन बताओ, ये सारी चीजें हमारे जो प्रगतिशील समाज है उसमें बात क्या है, कुछ नहीं, आई बैठ चुपचाप। ये सारी चीजें जो दहेज हुआ, समझ नहीं बात है, ये परंपराएं, रूढ़िवादिता जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादिता सोच है, ये जो हमारा प्रगतिशील समाज है, ये प्रगतिशील समाज है, प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, उसके रास्ते में दहेज बाधक है नहीं है। ये रूढ़िवादिताएं जो परंपराएं बाधक है नहीं है। ये गोत्र परंपरा जो बनाई गई ये बाधक है नहीं है। जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना गोत्र परंपरा, गोत्र में एक गोत्र में शादी हो जाए तो भाई बहन हो जा, कहाँ लिखा हुआ है? वेद में लिखा हुआ है। अवेद किने लिखे? वेद? वेद व्यास ने लिखे हैं, ऋषि था वो। सही बात है क्या? एक ही गोत्र में शादी कर दो, एक ही गोत्र में शादी हो रखी, ठीक, अलग अलग कल्चर रही थी बात, आदिवासी टाइप के इंसान होंगे फिर भी तो कोई बात नहीं। अगर कहीं ऐसा है नहीं कि गोत्र में शादी हो रही, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, टूट जा रही परंपरा। एक बात तो बताओ, जब एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, पहली बार जब मनुष्य पैदा हुआ होगा, एक लड़की एक लड़का पैदा हुआ होगा, वैसे तो तुम सारे भाई बहन ही। अगर हम गोत्र मानने लगे, पहली बार जो मनुष्य पृथ्वी पाया होगा और महिला आई होगी, उन दोनों ने आपस में संबंध बनाए होंगे, तो सब तो उसकी संतान ही हम सब, तुम तो सब आपस में भाई बहन ही। बताओ ना मुझे इस बात को, जब एक गोत्र में शादी करने में प्रॉब्लम हो ना, समझ बात यार। सुनो नू बता दो मैं कहाँ तक गलत हूँ, और ये बात तुमने बचपन में जरूर सोची होगी, सोची थी। क्या लिखा पहले नहीं बताओ, चलो क्या लिखा भी? प्रचलनों से सीखता है। इसके बाद लिखो उनके अनुसार कर्म करना उचित है, अर्थात उनके अनुसार कर्म करना उचित है। ये बात करेंगे सबको, अर्थात उनके अनुसार कर्म करना उचित है। जल्दी लिखो फास्ट। उनके अनुसार कर्म करना उचित है और विपरीत अनुचित। समाज अपने नियमों का पालन दंड व पुरस्कार के माध्यम से करवाता है। समाज अपने नियमों का पालन दंड व पुरस्कार के माध्यम से करवाता है। जो सामाजिक नियमों व परंपराओं का पालन करता है, जो सामाजिक नियमों व परंपराओं का पालन करते हैं, जो सामाजिक नियमों या परंपराओं का पालन करते हैं, जो सामाजिक नियमों व परंपराओं का पालन करते हैं, उन्हें प्रशंसा व सम्मान मिलता है। उन्हें प्रशंसा व सम्मान मिलता है। तथा उसका उल्लंघन करने वाले को दंड व निंदा का सामना करना पड़ता है।
बात समझ में आई है? एक नाम सुना है सोशल मीडिया का, एक नाम सुना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अच्छा जी बताओ, अगर तुम समाज के अनुसार कार्य करोगे, समाज प्रोत्साहन नहीं देगा तुमको। मान लो तुमने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करके तुम कल IAS बन जाते हो, UPSC में तुम्हारा नंबर आया, अब बस तुम्हारा नंबर आ चुका तुम्हारा, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल चाल होगा। समाज क्या करेगा, वाह क्या मेहनत करी थी, इस लड़की ने क्या झंडे गाड़ दिए, इस लड़की ने झंडे गाड़ दिए, दोनों एक साथ IAS बन गई, फलाना ढिमका मुखड़ा। समझ आई बात है? और दोनों ने पेपर लीक करवाया था दोनों ने पेपर लीक करवाया था। बात समझ में आई नहीं? लेकिन समाज क्या है, समाज के अनुसार कार्य करा ना। अब समाज को तो ये पता बस इनका नंबर आ चुका, सही बात है, भीड़ लगी हुई, भीड़ का तांता लगा हुआ पूरा का पूरा, ये मैडम कैसे किया, ये वो फलाना ढिमका, समझ बात है, पता ही नहीं किसी को। समाज के अनुसार कार्य करा तो समाज प्रोत्साहन करेगा। अगर समाज के विपरीत कार्य करोगे, मान लो ये लड़की है दूसरे वाली है, इसने ज़बरदस्त मेहनत कर रखी और समाज में ना इसकी खतरनाक छवि, इसकी इस लड़की की, ठीक, और जैसे ही खतरनाक छवि अच्छी छवि, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जाकर पता चला इसका नंबर ही नहीं आया, तो समाज क्या बोल लगा, समाज ने अपने नियम बना रखे। कैसा नियम बना रखा है, अगर रिजल्ट अच्छा आया ना तो पक्की बात है लोंटी मेहनत कर रही होगी, बना रखा है। अगर इसका रिजल्ट आगा बेकार, एक नंबर तो फेल हुई बच्ची, एक नंबर होता ना तो सीधा IAS बन जाती, समझ गए? तो इसमें मेंस में के बढ़िया नंबर, प्रीलिम्स में बढ़िया नंबर, इंटरव्यू में जाकर के नंबर कट गया इसका, समस्या खड़ी होगी, या तो IAS बन जाती। समझ आई बात? यार अब इसे तो पता नहीं थी कितनी मेहनत कर रखी थी, लेकिन समाज ने तो अपना खुद का नियम बना रखा, तो इसकी समाज निंदा करनी शुरू करेगा नहीं करेगा, तरह तरह की बातें खोज लेगा, सारा दिन छत पर खड़ी रहती, चाहे खड़ी नहीं बेचारी कभी। ये सर नो, तो समाज के द्वारा कुछ नियम और विनियम बनाए जाते हैं। अगर उनके अनुसार कार्य करोगे तो समाज क्या देगा, प्रोत्साहन देगा। अगर नहीं कार्य करोगे तो दंड देगा और निंदा करेगा। दंड भी कैसे देगा, तह तह का मार लगा ना। समझ बात है? ठीक, ये बात है, रियलिटी बात है। अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ। एक लड़की थी जवालापुर की, समझ बात है, वो उस लड़की के वीडियो वायरल हो गया, और वीडियो वायरल हुआ होटल से, वो लीक हो गया और फोटो उसका रिलीज हुआ। उस लड़की को ना इतना प्रताड़ित करा गया, इतना प्रताड़ित किया गया, जिस गली से गुजरती थी ना लड़के कहते थे मैडम हमारे साथ भी चलती हो क्या। कितनी बुरी सोच होगी उस लड़की। अब सोचो बाद में जाकर ना 7 दिन के अंदर 8वें दिन उस लड़की ने जाकर सुसाइड कर लिया। समाज ने अच्छा काम करा है। एक तो क्या है, उसकी प्राइवेसी थी, वह खुद की प्राइवेसी थी, वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। सही बात है, इसलिए तो लड़की हो चाहे लड़का हो अपनी प्राइवेसी का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। समझ में आया बात? या दूसरा, उसकी सैलरी के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, अपनी जिंदगी खोदी नहीं उसने। समझ में आया बात? या दूसरा होता वह सिद्धार्थ समाज पर तुरंत केस करती। समझ बात? लेकिन हमारे यहाँ जो ना न्याय का जो प्रोसीजर वो बहुत धीमा। समझ में आया बात? या अब सोच लो, एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसकी कुछ भी गलती नहीं आती, गलती थी अपने, यार ये तो नॉर्मल प्रोसीजर गवर्नमेंट ने क्यों बना रखे हैं, होटल ये ओए क्यों खोल रखे हैं, लीगल प्रोसेस क्यों दे रखा है, इसी काम खातर तो दे रखे हैं। उसने कौन सा उल्लंघन थोड़ा ही कर दिया उस चीज़ का, वो तो नियम अनुसार काम करा। निकाल कर उस लड़की को ना समाज के अंदर इतना प्रताड़ित करा, पहले घर तो प्रताड़ित, फिर परिवार तो प्रताड़ित, फिर हर जगह तो प्रताड़ित, उसने जाकर सुसाइड कर लिया। समझ में? ऐसी तो एक घटना बताई मैंने तुम्हें, ऐसी लाखों घटनाएं हैं, आधी तो पता भी नहीं चलती किसी को, जिस मीडिया के सामने ही रहती। लेकिन एक बात बताओ कर एक जरा, तो समाज हर बात सही होगा गलत होगा? आज मैं समाज की बहुत ज़्यादा बुराई करने वाला हूँ तुम्हारे सामने, सही बात है, समाज की बहुत ही कम अच्छी बात बताऊँगा तुम। लेकिन समाज ना जैसे जैसे तुम शहर की तरफ बढ़ोगे, समाजीकरण की प्रक्रिया फीकी पड़ती चली जा। एक बच्चा शहर में पैदा हुआ, एक बच्चा गाँव में पैदा हुआ, किसकी समाजीकरण की प्रक्रिया सही होगी? शहर वाले की। लेकिन कुछ मामलों में गलत होगी। जैसे जो गांव के बच्चे ना वे शहर वाले बच्चे की अपेक्षा कम खुश पाए जाते हैं, गांव वाले बच्चे ज़्यादा खुश पाए जाते हैं, शहर वाले बच्चे कम खुश पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए हो, जब उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो ना, तो एक ही बच्चा, समझ बात है, फॉर एग्जाम्पल अवंतु खिलाने वाले कितने 100 जने, इस इंगे तो ठाई इंगे को फेंक दी, इंगे ठाई इंगे को फेंक दी, और वहाँ क्या है, कितना प्यार मिल रहा उसे। समझ बात है? तो इतना प्रेम हमेशा खुश रहेगी, जरा से भी उसे दुख होगा एकदम उठा लेंगे उसे। शहर में क्या होगा, एक ही माँ एक बाप दोनों अपने कार्यों में व्यस्त, बच्चा रोता रहा तो रो रहा, चिड़चिड़ा पना जाओ उसके अंदर। सबसे ज़्यादा सुसाइड कहाँ होते हैं, शहर में कि गाँव में? शहर में होते। रिपोर्ट उठा के देख लो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, अगर रिपोर्ट उठा के देखोगे ना तो इसका मतलब तुम पाओगे सबसे ज़्यादा सुसाइड शहर में हो रहे। तो वहाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया कुछ मामलों में सही भी नहीं है। अच्छा क्या हो, बच्चे छोटे छोटे बड़े हो रहे, तो बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए तुम्हें।
जो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहीं उसके हाथ में मोबाइल फोन तो नहीं जा रहा, उसका सोशलाइजेशन की प्रोसेस खराब हो सकता है उसका। हो सकता है अनाप इतना बड़ा बच्चा उसमें बैठ कर अनाप शनाप वीडियो देख रहा, उससे क्या लगता है गूगल पर कौन सा कंटेंट उपलब्ध है, गलत मामलों में चला गया हो, गलत मामलों में चला फिर गलत कार्यों में संलिप्त हो जाएगा वो बच्चा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। समझ में आया बात या? ठीक। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उससे विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ये कर क्या रहा है, समझ बात। इसलिए पेरेंट्स डांटते रहते हैं, डांटते नहीं रहते तो पेरेंट्स गलत नहीं है भाई। जैसे कहते हैं इसे फोन को लिमिट में इस्तेमाल कर, रात को कम इस्तेमाल करी सर, समझ नहीं बात है, तो गलत थोड़ा ही है। वे चाहते हैं तुम्हारी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, उन्हें सब पता, बिना पढ़ाई के उन्हें सब पता, बस तुम्हें पढ़ाई करके पता लग रहा। बात समझ में आई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को नकारात्मक तरीके से और कुछ मामलों में सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। कंटेंट बहुत अच्छा बताओ सर, इसके अंदर ये सर्च करनी है, फिर निगेटिविटी नहीं पैदा होगी तुम्हारी, अनाप शनाप ऊर्जा खर्च नहीं होगी तुम्हारी, देखना तुम्हें यूज क्या करना उसके अंदर से। बात समझ में आई है? तो आसपास जो छोटे छोटे बच्चे ने विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, पाप वही हो कि जो हम करेंगे, या वो भी पाप हो कि जिसे हम देख, जो सामने हो रहा है और हम देख रहे हैं, दोनों ही पाप हो। तो सबसे बड़ा पाप वो हो जो तुम खुद कर रहे हो, वो पाप कम हो, बल्कि वो पाप ज्यादा खतरनाक हो जिससे तुम अपने आंखों के सामने देख रहे हो। तुम्हारे घर के छोटे बच्चे तुम्हारे आंखों के सामने बर्बाद हो रहे, और तुम्हें इस बात को लेकर तुम टाल दो कि मुझे कोई मतलब नहीं है इसका। तो पाप तो तुम भी, पाप के भागीदार तो तुम भी हो। मेरी जहां तक भी नजर जावा ना, जहां तक भी, और मुझे लगा कि मैं इसे सही कर सकूं तो मैं खींच लूँ सर, चाहे मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ जा, छोटा बनना पड़ेगा, मैं आराम से खींच लूंगा। मुझे पता लगा इस बच्चे को सुधार सकूँ यार, तो मैं बुलाऊंगा बड़े प्यार के साथ, मीठे मीठे चंगुलों फंसाऊंगा सर, आजा। समझ बात है? मुझे 2 दिन चक्कर काटने पड़े, मैंने 2 दिन भी खराब नहीं करने पड़े मुझे। अगर मैंने उस व्यक्ति को सुधार जाना, मुझे परमानेंटली याद रखेगा कि भाई जी ने यार समझाता। ऐसे मैंने कई सारे बच्चों को समझाया। मुझे रास्ते में एक्सरसाइज करने जाता ना, तो मुझे 4-5 बच्चे मिल जाते थे वहाँ, उसमें तो 3 तो मुझे वैसे देख देख को सुधर गए। क्या मैं तो बोलता बाहर जाकर मैं किसी साथ बोलता है, बोलना तो फिर प्रभाव पड़े उस चीज़ का, कि एक बड़ा व्यक्ति जब बोल रहा तो अनाप तनाप तो बोलने का नहीं, उन्हें समझाया तो सुन गए, तो सुधर गए। अगले दिन क्लास में आके बैठे, पढ़ाई तो दूर दूर तो इस नाता नहीं है, बैठ गए। मैंने सोचा इनके अंदर कुछ तो है, इसका मतलब इनका सोशलाइज प्रोसेस चल रहा। तो ये बात विशेष तौर पर याद रखनी तुम आसपास। भाई जहाँ तुम सारा सब कुछ तो नहीं कर सकते, इतना तो कर सको जहाँ तक तुम्हारी नजर हो, वहां तक तो भला करो समाज का। समझ में आई? कैसे तुम अच्छा देश की कल्पना कर सकते हो? बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया को बिगाड़ रहा है कि नहीं बिगाड़ रहा? आराम से लिखोगे इस बात समझ में आई है? ये क्या है यार? मुझे एक बात बता जरा, ये बेबी टू डोल टू सोने दी, ये कैसे गाने हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिगाड़ नहीं रहा। मम्मी भी वहीं बैठी, पापा भी वहीं बैठे, पूरा समाज वहीं बैठा हुआ, और ये सामने गाने भी चल रहे और उन्हें एक्सेप्ट कर रहे, हम देख रहे। मम्मी पापा तो मुँह छिपा रही है, और पापा मम्मी तो मुँह छिपा रहे, और बच्चा बहुत शर्म के मारो शर्मसार हो रहा। क्या है वो? मुझे बता दो क्या है वो? अगर इसे अश्लीलता नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? बात बताओ मुझे। और इसे धीरे धीरे हमने एक्सेप्ट कर लिया, रम गए उन चीजों में। समझ बात है? संस्कार नाम की कोई चीज हो ना, बात समझ में आई है? ठीक, सब चीज को लिमिट में करना चाहिए। हो रहा नहीं है गाँव में, गाने चल रहे, पेरेंट्स वहीं बैठकर खाना खा रहे, मैं हूँ, मेरे सामने कोई बहन भाई मेरे बैठ कर टीवी नहीं देख सकता, उठ कर चल रहा वहीं तक। आज भी हम अपने हमारे पिता श्री है, आज जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। अब ये नहीं है कि मैं डर लगा, नहीं, जब बैठ जाते एक साथ बैठ कर बात भी कर कि हो कि हमारे अंदर शर्म मौजूद है, लेकिन हमारे संस्कार जिंदाज भी। ये तो टाइम बैठ कर ऐसे अनाप शनाप के गाने देख कर बैठ कर, इतने तो खुद भी शर्म होनी चाहिए ना। समझ नहीं बात? या बात समझ में आ रही है? चलो चलो चलो। तो समाजीकरण की प्रक्रिया सही होनी चाहिए नहीं? अगर समाज तो आज भी तुम्हारा समाजीकरण की प्रक्रिया चालू या खत्म हो चुकी? कब तक रह गया? लास्ट तक। समझ बात? या अमरीश पुरी की पिक्चर देखी, गदर देखी? गदर एक प्रेम कथा। अमरीश पुरी का एटीट्यूड शुरू में बदल जाए कि लास्ट में जाकर बदला? उसका हृदय परिवर्तन शुरू में होगी लास्ट में हो जा। सकीना को एक्सेप्ट कर ला, नहीं कर लेता हो, कर ल तो हृदय, इसका मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया ना धीरे 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 लगातार चलती रहती है। ऐसी बहुत सारी पिक्चर जिसमें बाद में जाकर जो हीरोइन हो उसका बाप हो लड़के के प्रति जल्दी आकर्षित हो जा।
सही बात है, बाद में जाकर हो नहीं होता ऐसा। चलो, तो समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन हम इसकी आलोचना करेंगे भैया समाजीकरण की प्रक्रिया की। समाज को उन्होंने कहा कि समाज के अनुसार जो कार्य करोगे उचित होगा, नहीं करोगे तो अनुचित होगा। आलोचना तो बहुत सारी बता दी तुमने, सही बात। अब बताओ समाज के अंदर ऐसी कौन सी प्रथाएं जो तुम्हें लग रहा है आज भी मौजूद है लेकिन वो गलत है? अब समाज की आलोचना, दहेज प्रथा एक उदाहरण आ गया। चलो, बाल विवाह हो गया, बाल विवाह हो रहे बड़े पैमाने पर, प्रशासन की नाक के तले हो जाते हैं, पता तो नहीं चलता। भ्रूण हत्या, अच्छा भ्रूण हत्या आज भी हो रही है? अच्छा, किसना? किसना? आज भी विद्यमान है। अच्छा, समाज में मैंने इस तरह भी सुना था कि जिस महिला की 4-5 लड़कियां हो जाए उसे डायन का दर्जा दिया जा, डायन और मनुष्य का दर्जा दिया जा। ये बात सही है गलत है? डायन और मनुष्य बताते हैं ये मनुष्य औरत है, सही बात है। तो इस समाज के द्वारा जो नियम विनियम इस तरह की प्रथाएं और रूढ़िवादिताएं बनाई गई, ये गलत है सही है? तो समाज यहाँ गलत है। तो इस देखो, यही तो यूपीएससी, यही तो इसका गेम है, कितना तुम्हारे माइंड को ब्रोड कर रहा है। हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। कोई नहीं कहेगा अच्छा समाज के अनुसार तुम गाने नहीं कर सकते, देखो समाज में तुम्हारी कैसी छवि, उसे पकड़ के खींच करेगा ना। आज तो समाज के ना कुछ खतरनाक पॉइंट बताती हूँ, दे लेना सही है गलत है, तुम कहेंगे ना सही है तो पहले एक खींच कर दिए उसको, मन में मार तो सकते नहीं, मन में दिए, ठीक। बात समझ में आई? तर्क ये तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम्हें पता भी मालूम भी, अगर लड़की को दहेज के द्वारा प्रताड़ित हो रही, सबसे ज्यादा क्राइम रेट है हमारे यहाँ से। आज जो लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है ना, दहेज के मामले में प्रताड़ित करा जा रहा है। अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बात कर रहा ना, कम से कम 10 महिलाओं के साथ हत्या हो चुकी, 2 मिनट में बात करते करते 10 महिलाओं की हत्या हो चुकी मेरे देश में अंदर। अभी ऐसे देश में बस रहे तुम, अभी इतना क्राइम बढ़ रहा। किस कारण? घरेलू हिंसा हो रही। अभी मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा, शायद किसी महिला को जला कर मार दिया गया होगा, इतनी सी बात हुई। दहेज इतनी खतरनाक है और सबने एक्सेप्ट कर रखा, वो भर भर कर दे रहे। और लड़का लोग दहेज को बैठेगा, उसकी नौकरी इसलिए लगवाई थी ताकि 25 लाख पूरे कर सके। अरे भाई, अगर तुम इसे प्रथा कहते हो ना, और इसे नौकरी कहते हो, तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। सही बात है, मैं ऐसी चीजों तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन दहेज नहीं लूंगा। समझ में आया बात? अगर तुम इसे नौकरी कहते हो, ऐसी नौकरी को छोड़ना पसंद करूंगा मैं। बात समझ में आई? क्यों एक्सेप्ट कर रहे सब? हमारी दादी ने लिया, अगर अम्मी भी ऐसी होगी। अच्छा ये बताओ, जो मेरे पास रहता होगा, मेरे से बात करता होगा, उसको थोड़ा थोड़ा तो व्यंग्य होगा, उसको चोट पड़ी होगी नहीं दहेज को लेकर, तो मेरी माता की सोच थोड़ी थोड़ी बदली होगी नहीं बदली होगी? सारी तो बदली होगी, लेकिन अंश तो कहीं ना कहीं दबा बैठा हुआ, दहेज में ले जाता तो मजा जाता, थोड़ी थोड़ी बदली होगी। सही बात है। मेरे पिताजी मुझे कम सुनते हैं, उनके मन में तो पक्का लालच होगा नहीं होगा? बात समझ में आई नहीं है? ऐसे ही तुम, ऐसे ही इंसान बनना तुम। यस और नो? बदलो, समाज में जाओ, नैतिकता फैलाओ, पता करो। बात समझ में आई है? अगला पॉइंट हेडिंग बनाओ, आलोचना, समाज की आलोचना करेंगे। लिखो, समाज में कई रूढ़िवादी परंपराओं और कुरीतियों और कुरीतियां, कुत्तियां लिखना, कुरीतियां लिखना। समाज में कई रूढ़िवादी परंपराओं और कुरीतियां, रूढ़िवादी परंपराएं और कुरीतियां, कुरीतियां लिखो, कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अनटचबिलिटी आदि का प्रचलन होता है। अच्छा, छुआछूत आज भी है, खत्म हो चुका? किसके साथ? ऐसा कौन सा व्यक्ति जो दलित समाज का, उसके साथ उसे लगा कि उसके साथ कभी छुआछूत हुआ, दलित का नीचे प्रजाति का, ऐसा तुझे कभी फील हुआ? हाँ, अंकों पर किसके साथ? कहाँ देखा? कहाँ से? अच्छा, आपने देखा कभी? आपके सामने कभी ऐसा फील हुआ हो आपको?
समाज में आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड हुआ तेरे साथ? क्या हुआ? अच्छा, तेरे को खुद अंकुश हुआ तेरे? मतलब आज भी ऐसी मानसिकता है? हुआ तेरे साथ? क्या हुआ? क्या होगा था? फ्रेंड में ही मतलब दरकिनार हो गई थी? तेरे साथ हुआ कभी ऐसा? कभी फील हुआ किसी फ्रेंड के साथ किए तो ऐसी कैटेगरी? सुना था इसका मतलब तेरा मानना कि अनटचेबिलिटी है भी मौजूद है, तो ये लगा है क्यों बता? हाँ अच्छा, लेकिन मेरी तो सारी फ्रेंड चौहान ब्राह्मण श्राह्मण की नहीं पता था मुझे। अच्छा एक बात बताओ, करे योग्यता जातिवाद को छिपा देगी नहीं छिपा देगी? कुछ हद तक कम कर देगी। मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, तो मेरे साथ बड़ी बड़ी एलिट क्लास की लड़कियां फर्स्ट पढ़ती थी, तो मुझे तो लगा नहीं भेदभाव, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट आता था ना क्लास में। तो मेरे साथ सेकंड नंबर पर जाती, सेकंड थर्ड नंबर पर जाते थे क्लास में, तो जो सेकंड थर्ड नंबर पर आते थे, जो सेकंड पे आ गया थर्ड पे आ गया, अब वल नहीं रहा मेरे से बिल्कुल। मुझे बहुत जलन हो जब मैं ताकत निकट जा, अब भी हो तो जैसे मुझे पता लग जाता ना तो छुपा देगा। योग्यता हमेशा क्या जातिवाद को थोड़ा कम करेगी। हाँ हुआ अनटचेबिलिटी, छुआछूत कैसा हुआ? अच्छा ऐसे कैटेगरी का जहाँ तुम रहते हो? अच्छा मतलब है अनटचेबिलिटी हुआ तेरे साथ? हुआ लग? तुम तो बड़े समाज में रहते हो, बड़ी जाति में, कुछ तो हल्का हल्का करते ही होंगे। तो इस सालों को क्या देखा कि ऐसा भेदभाव हो एक टाइप का, है ना? अच्छा ये सही गलत है? गांधी को पढ़ लोगे ना, चल लैंड दो, ही बताता ही नहीं। गांधी पता क्या कहते हैं? ये सब सही है। गांधीवाद पढ़ोगे, गांधी कहते हैं सब सही है। गांधी छुआछूत को नहीं कहते, गांधी कहते हैं जो तुम्हारे पिताश्री काम कर रहे हैं वही काम करो। वो गलत है। अभी गांधी की सोच, गांधी के लेवल पर जाकर सोचा रही है। जो तू बात बोल रही है अम्बेडकर बोल रही थी गांधी को, जो तूने बात बोल ली ना यही बात अम्बेडकर ने बोल ली थी गांधी को, जब दोनों के बीच में विचार विमर्श चल रहे थे, सेम बात बोल ली थी। सही बात यार। फिर समाज में बता क्या कहा था गांधी ने? राम राज्य कैसे स्थापित होगा? अब अम्बेडकर पता क्या कहते हैं? राम राज्य का तेल लेने यह इन्हें समानता नहीं प्राप्त हो रही। चलो मैं वैसे ही पूछना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था इस तरह का है नहीं है। अच्छा मेरे साथ तो बहुत कम हुआ ऐसा, और जब भी हुआ ना तो मैंने उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया। ठीक, अभी मैं कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले की बात है, मैं एडमिशन लेने चला गया, तो एडमिशन मेरा होगा। एडमिशन जैसे मुझे दिया तो 35,000 लगे उसमें, तो 35,000 जैसे लिए तो बाद में जाकर 2,000 मैंने कम करवा दिए। बाद में जाकर पता चला कि मैं तो SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। पैनल में बैठा था, पैनल पूरा वो जैसे देख कर इतने सारे कोर्स कैसे कर लिए? मैंने कहा लीगल है, देखो तुम्हारे सामने, मैं इनलीगल थोड़ा ही कर रखे। अब देखो यूजी की वेबसाइट पर लीगल है, ये यूनिवर्सिटी भी लीगल है, ये भी लीगल है, ये भी लीगल है, एक्ट में लिस्टेड है, ये एक नियम कानून है। वो कह रहा है कम परसेंटेज है BA में, 41%। मैंने कहा पढ़ नहीं पाया था मैं, लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में तो लिखा हुआ MA पास आउट हो तो आप एडमिशन लोगे। उठाया, सर्च करा, स्क्रीनशॉट कर मैं दिखाया, ये देखो, फंस गया। दिक्कत यह थी मैं SC का एडमिशन नहीं लेना चाह रहे थे, क्यों? स्कॉलरशिप आ गई, और एडमिशन मेरा होगा फिर फ्री में बाद में जाएगा। वहाँ दिक्कत खड़ी होगी ना कि हमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। समझ गया? तो भेदभाव है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा फिट हुआ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एडिक्ट होगा ना, मैं क्या करूँ, मुझे पता वहाँ है प्रॉब्लम आ गई, उस डाटा पहले सर्च करके कंटेंट पहले तैयार करके लेके चलो। समझ गए?
इसलिए किसी चीज़ की नॉलेज बहुत जरूरी हो, पहले तैयार कर रखो कि तुम्हारे साथ वहाँ ऐसा हो सकता, अगर ये सवाल पूछा तो ये उत्तर होगा तुम्हारा, कहीं भी हो चाहे कहीं भी। क्या लिखा तुमने आलोचना में? कुछ लिखा आलोचना में? समाज में कई रूढ़िवादी परंपराएं और कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत आदि का प्रचलन होता है। समाज, उसके बाद लिखो, पूर्ण विराम लगाओ, उसके बाद लिखो, समाज अपने रीति रिवाज व परंपराओं को आसानी से नहीं छोड़ता। समाज अपने रीति रिवाज आदि का प्रचलन होता है। समाज अपने रीति रिवाज व परंपराओं को आसानी से नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ने वाला है दहेज प्रथा को, चाहे कितनी भी कोशिश कर लियो। समाज अपने रीति रिवाज व परंपराओं को आसानी से नहीं छोड़ता। बात समझ में आई है? उसके बाद लिखो, परिणाम स्वरूप समाज को प्रगतिशील मानवीय मूल्यों से जोड़ने में, परिणाम स्वरूप समाज को प्रगतिशील मानवीय मूल्यों से जोड़ने में, परिणाम स्वरूप समाज को प्रगतिशील मानवीय मूल्यों से जोड़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रगतिशील मानवीय मूल्यों से जोड़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप समाज को प्रगतिशील मानवीय मूल्यों से जोड़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? कठिनाई उत्पन्न होती है। किसे कठिनाई उत्पन्न होगी? समाज को। किस चीज को जोड़ने में? प्रगतिशील मानवीय मूल्य से जोड़ने में। ऐसे मूल्य जो समाज को प्रगति की तरफ ले जाते हैं। ये समाज जुड़ ही नहीं पाने का। क्यों नहीं जुड़ पाने का? बीच में दहेज प्रथा आ गई, रूढ़िवादिता परंपराएं आ गई। ये समाज की मुख्य धारा, या समाज की मुख्य धारा जा रही है, इसमें जुड़ नहीं पाने का समाज। इसके बीच में कठिनाई आ जाएगी। कठिनाई कौन लेकर आ रहा? ये दहेज प्रथा, ये बाल विवाह, ये रूढ़िवादिताएं, ये परंपराएं, ये गोत्र सिस्टम, समझ में बात? ये सब पीछे खींचने वाला, ये जातिवाद, ये छुआछूत, ऐसी परंपराएं ये समाज को ना पीछे खींचती है। प्रगतिशील मानवीय मूल्यों से ना मुँह पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करती है। बैरियर एक प्रकार का हो, ठीक। जैसे मैंने बताया खाप पंचायत है ना, जो खाप पंचायत गांव में होती है, कई बार इन्हें ना सामाजिक दर्जा प्राप्त, चलो भाई किसी के यहाँ कुछ विवाद होगा, दो पक्ष में आपस में लड़ाई बजेगी, सबसे पहले पंचायत होगी। अब तो धीरे धीरे उनका खातिया हो रहा है। उन्हें सामाजिक दर्जा प्राप्त, कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। कई दफ़ा आवाज़ उठाई गई, इन्हें कानूनी दर्जा दो। ये जो फैसला सुनागे ना, वो एक प्रकार का कानून की तरह काम करेगा। इसलिए सरकार ने उन्होंने कानूनी दर्जा नहीं दिया, अब तक सामाजिक दर्जा प्राप्त। तो जरूरी नहीं है कि जो फैसला सुनागे बिल्कुल सही होगा। लिखो जैसे अभी क्या लिखा तुमने? कठिनाई। लिखो खाप पंचायतें, ऐसे लिखो, जैसे हटाओ ऐसे लिखो, खाप पंचायतें जिन्हें सामाजिक दर्जा तो प्राप्त है परंतु कानूनी दर्जा नहीं। लिख लिया? लिखो, कई बार ये पंचायतें ऐसे निर्णय देती हैं जो मूल्यों पर प्रहार करते हैं। कई बार ये पंचायतें ऐसे निर्णय देती हैं जो मूल्यों पर प्रहार करते हैं। ऐसे निर्णयों को नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता। ऐसे निर्णयों को नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता।
ठीक। अब लिखेंगे निष्कर्ष। एक्चुअली में लास्ट में जाए क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, क्या समाज नैतिकता का निर्धारक हो सकता है? नहीं। एक बात बताओ, अगर समाज में कुछ अंधविश्वास भी तो हो, एक आधा अंधविश्वास का नाम बताओ जो समाज में अभी प्रचलन हो। उदाहरण भी तो डालने पड़ेगा ना, जो बच्चा उदाहरण डाल लेगा उसको पक्ष मजबूत हो जाएगा। और बताओ, अंधविश्वास हो कुछ, समाज मानता हो पूरा का पूरा। एक लग रहा है ना तुम्हें, लग रहा कोई उदाहरण है तो डाल देना आराम से, जो तुमने समाज में देखा है। इसीलिए सिलेबस को समाज से जोड़ते हुए पढ़ो, ये सिलेबस है ही नहीं, ये लाइन इसलिए लिखा जाए तुम समाज जोड़ लो सिलेबस को। 3 अंक को बुरा मानना, ये भी बात सही कह रही। अगर 3 नंबर आए तो बुरा मानना जा, 3 काने हों, कहते नहीं क्या सर? शनिवार को लिख सकते हैं, समाज में बुरी प्रथाएं हैं, आया समझ में? शनिवार को नखून नहीं काटना चाहिए। निष्कर्ष लिखो, लिखो निष्कर्ष में, लिखो निष्कर्ष में, सामाजिक नियमों को निष्कर्ष में लिखो, सामाजिक नियमों को सदैव नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता। सामाजिक नियमों को सदैव नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता। सदैव नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता। क्योंकि हटा दो, ऐसा लिखो, यदि सामाजिक नियम अंधविश्वासों व रूढ़िवादिता को बढ़ाते हो, यदि सामाजिक नियम अंधविश्वास व रूढ़िवादिता को बढ़ाते हो, यदि सामाजिक नियम अंधविश्वास व रूढ़िवादिता को बढ़ाते हो, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता को बढ़ाते हो तथा प्रगतिशील मानवीय मूल्यों का विरोध करते हो, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता को बढ़ाते हो तथा प्रगतिशील मानवीय मूल्य का विरोध करते हो, तो फिर उन्हें नैतिकता के निर्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रगतिशील मानवीय मूल्यों का विरोध करते हो तो फिर उन्हें नैतिकता के निर्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब एथिक्स तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जो हम एथिक्स पढ़ रहे हैं ना, हम समाज के बारे में नहीं पढ़ रही, इस चीज़ का हम एडमिनिस्ट्रेशन में उपयोग करना। अब तुम सिविल सेवा में चले गए, अब मुझे ये बता दो, क्या तुम समाज में तो रहोगे? तुम समाज तो थोड़ा ही बाहर निकल जाओगे। अब सिविल सेवा में तुम चले जाओगे किसी समाज में, और तुम्हें लग रहा है कि यार समाज तो कानून में लिखा हुआ, और यहाँ का समाज कह रहा कि यहाँ इस समुदाय के लोग नहीं जा सकते और यहाँ इस समुदाय के लोग जा सकते। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तो तुम सामाजिक नियमों को मानोगे नहीं मानोगे? सिविल सेवक बनने के बावजूद आप सिविल सेवक हो, आपको डीएम बना दिया गया किसी जिले का, देख लो मैं जो बता रहा हूँ ये केस स्टडी एक प्रकार के बना दिया गया, और वहाँ का समाज ऐसा कि वो ना महिलाओं को एक त्यौहार पर जबरदस्त तरीके से पीट का मारता, ऐसा त्यौहार बनाता वहाँ का, समझ एक बात यार। और वो ना 700 सालों त्यौहार बना रहे हैं ऐसा वो और आपको क्या लग रहा है? आप पहले ही बताओ ये कार्य उचित होगा अनुचित होगा? आप तो समाज के अनुसार कार्य नहीं करोगे, तो समाज में आपको उचित ठहरा जाएगा अनुचित ठहरा जाएगा। तो अब आप बताओ अब क्या करोगे? आप अब फंस गए आप। और समाज को बदलना इतना आसान बात नहीं है, किसी समाज को बदलना बहुत कठिनाई भरा काम है। अब क्या करोगे आप? और समाज में रहने वाले पता कितने लोग 10 लाख जिस काम को करते हैं। अब आप क्या करोगी? क्या?
अगर आपने करने की कोशिश करी ना इस तरह करके, अगर आपने उन्हें बदलने की कोशिश करी तो उस पूरा समाज सड़क पर जाएगा, 10 के 10 लाख लोग। और महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, ईट के चाबुक बनाते हैं, उसमें कांटे रखते हैं और महिलाओं को पूरे दिन भर मारते हैं। अब महिला का जो शरीर है लहू लुहान हो जाता है। और त्योहार है उनका, और महिला भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। महिला कहती है कोई दिक्कत नहीं, हमारा त्योहार है। किस अभी आप वर्णिका हो, अभी सवाल इससे पूछा जा रहा है ना, अभी आपका नंबर आने वाला। अब आप बताओ अब क्या लोगे आप डिसीजन। मैंने ब्रेन पावर कितनी तुम्हारे भीतर, और जब तक तेरी ऐसी पावर नहीं हो जाती ना तब तो तू एग्जाम के लायक ही नहीं है, कोई भी हो चाहे। अब बता क्या करोगी आप। समाज क्या है, अड़गा नहीं समाज, ठीक, यही तो केस स्टडी। बताओ पहले क्या करोगे आप, समझाओगे। अब आप इतने गांव गांव में मनाया जा रहा है त्योहार, हर गांव में तो बदल दो। 10 लाख जनसंख्या, गांव गांव में मनाया जा रहा त्योहार। अच्छा आप अपने घर में दिवाली मनाओ तो आपको तो लग रहा है सही है, लेकिन इस तरह अपने घर में हर महिला को, हर पुरुष है ना अपनी महिला को पिटेगा, उनका त्योहार है। ए दिल सोच लो, इतना टाइम मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज का समर्थन नहीं करते, उनका सहारा नहीं पाएंगे। अगर जो उसका समर्थन नहीं करते, कुछ के अंदर तो नैतिक मूल्य होंगे जो ये बात ठीक है। चलो और बताओ। उनका सहारा लूंगी, और अगर फिर भी सामने आए फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे, जब सब समझाओगे धीरे धीरे फिर वो हो ही जाएगा। धीरे धीरे होगा, पर लेकिन मैं तो सहारा लूंगी, और जब मेरे पास इतने विटनेस होंगे फिर तो भी हक होगा। एक काम बता दिया आपने, कब तक उनका सहारा लोगे। तब तक क्या भैया, जब एक संगठन जुड़ेगा, जुड़ता जाएगा। मतलब आपने कहा कि आप संगठन तैयार करोगे ऐसा जो उनके विपक्ष में काम करेगा। अगर आप अब संगठन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन कर दिया फिर क्या करोगे। तो भैया और क्या करोगे आप। मेजोरिटी का फर्क पड़ा है इस चीज में। मेजोरिटी तेरे पास थोड़ा ही होगी, 10 लाख है, 10 लाख का संगठन बना लोगे तू। कुछ महिलाएं विरोध भी करेंगी ना भैया उनका। हाँ आप बताओ अभी सभी और क्या करोगे, फिर क्या करोगे। अगर फिर भी नहीं हुआ फिर क्या करोगे। फिर भी नहीं, मान लो आपका आइडिया फेल होगा, तो भैया ये मैंने पूछ रहा है 7-8 पेरेंट बैठो, अनुपूरक सवाल पूछो, ऐसे ही देखा कितनी तेरी ब्रेनिंग पावर है। एकदम तुरंत डिसीजन ले सकती। एक डीएम को एक दिन में सैकड़ों फैसले लेने पड़ा, वहाँ कानून सब पीछे छूट जा और समाज के बीच में रहना पड़ा उसे जाकर। जी मैं सवाल पूछ रहा ना तो तेरे सामने टकराएंगे, ये तेरी ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है। जब तुम वहाँ डीएम बनने के बाद सोच रही होगी ना तो दिमाग मेरा ले रही होगी, और मैं थोड़ा ये क्लास नंबर 8 क्या बताया था ये थोड़ा वहाँ जाकर खोल कर देख कर क्लास नंबर 8 को ये बताया था भाई जी ने सबसे पूछ कर लास्ट में, यही करूँगी हमेशा। प्रवृत्ति अच्छा क्या कर रही है, मैं देखना चाह रहा तुम्हारी सोचने की क्षमता कहाँ तक बढ़ी। समझा बुझा दिया, फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन यूज़ करोगे। आपका लास्ट फैसला है, आप बताओ। प्रथा के लिए कोई योजना नहीं होती, कुछ तो होगा ही। तो एक काम कर, पहले कुछ तो होगा उसकी तैयारी कर। और कोई पक्ष है कैसा। एक बात बता, कल को चैम का अभियान होने लगा तो अगर धीरे को दहेज ना लगा मिला तो कैसे लगा। धीरे का मुंह ऐसा होगा जैसे सच में आधार कार्ड में। बात सही है गलत है बात समझ में आई है। अब तुझे जाकर कहेगी मम्मी दहेज नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, तो कहेगी तेरे मास्टर कुछ पता भी पागल हो तो इतनी पढ़ाई नहीं करी दहेज दिया नहीं, तू बता क्या करेगी। ये तो डिसीजन मेकिंग। बताओ क्या करेंगी आप। एक समाज आपके सामने टकरा गया, ये यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ कि जो है नैतिकता को एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करना। अब करो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज, बताओ। भैया वो क्या नाम है, ऐसा करेंगे पहले तो ना समझाएंगे, नहीं समझे तो फिर वहाँ पर एक जैसा हमने क्षेत्र पकड़ दिया, हाँ। ठीक है, उसमें हम एग्जाम
पिक्चर देखते ही नहीं मैं, उनकी भाषा ये अलग है, यहाँ की पिक्चर हिंदी है। अमिताभ बच्चन का नहीं है, मेरे पास से निकाला है। अमिताभ बच्चन को, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आप किसी रोल मॉडल को बुलाओगे जो उनकी अभिवृत्ति चेंज करेगा। और फिर उसका वो तो मतलब उनकी मानसिक सुधार होगा, क्योंकि ऐसा बोलेंगे कि अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी ऐसा वो करो, थोड़ी सारी फीमेल के साथ लगे ऐसा करने को थोड़े थोड़े लाइफ लग जाएंगे 50-60 साल। ठीक है, तो भैया बदलाव पूछ एकदम रहे और भी क्या है, हाँ। और बताओ आप। सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाओ, अगर उससे नहीं हो रहा तो जो पक्ष होंगे इंसान कुछ तो होंगे, इतने पूरी 10 लाख की जनसंख्या हो गए, कुछ तो होंगे। आगे बता। अगर उससे भी नहीं चला रहा फिर कानून का सहारा लेंगे। ऐसा तो कुछ इतना नियम बनने के बाद कितने बहुत सारे लोग होंगे और जो IAS की शायद रहे कुछ में भी होंगे तो कुछ नियम बताएंगे ताकि उन्हें फैला कुछ कम हो सके, कुछ तो कम होगा ही। फिर उसके बाद IPS होने के नाते अगर IAS की पोस्ट नहीं मिलती है, IPS की मिलती है, उसके द्वारा कोई IPS के द्वारा कुछ रोका जा सकता है। IAS के पास सब हो, IPS IAS से नीचे ही काम कर रहा है। IAS ना, अगर तुम IAS बन गए फोन करेंगे, अरे बिटवा कहाँ हो, कम हियर। समझ नहीं पाती है, जैसे बन गई या IPS बन गई या IAS बन गई, चलो इसे फोन करेगी, आ रही नहीं आ रही, ऐसे नहीं बोलने की, मैम प्लीज़ कम हियर। मीटिंग करेगी ना IAS या IPS को बैठा के मीटिंग करेगी। इसे पूरा का पूरा प्रशासन संभालना, पुलिस पूरी फोर्स, इसके अंदर ना जो व्यवस्था शांति बनाने का काम इसका होगा और शांति बनानी कैसे वो काम इसका होगा। इसके डिसीजन को फॉलो करेगी। जो तो IPS दे लो जो वो IAS को फॉलो करो, वो जाओ बार बार एग्जाम क्यों दे वो, इसलिए दे दो ताकि IAS मिल जाए, ज़्यादा पावर गेनिंग हो उसके बाद में। समझ आई बात है। अभिलाष शर्मा मूवीज में क्या बोल रहे हो, उसने कहा IPS बनना, IPS नहीं IAS बनना था मुझे, IAS बोल, IPS नहीं बनना, IAS बनना। वो सिविल वर्दी में रह सके। IPS की क्या खास बात है, वो सिविल वर्दी में नहीं रहने का, वो वर्दी में रहना पड़ेगा उसे। सही बात है। IPS क्या है, IPS को ऑर्डर फॉलो करना पड़ता, कहीं कहीं अपने मामलों, कई मामलों में उसे अपना डिसीजन लेना पड़ता, लेकिन IAS का ही ऑर्डर मानना पड़ेगा। जो संपूर्ण पावर हो ना वो एक DM के हाथ में हो, IAS के हाथ में। लबासना का ट्रेनिंग सेंटर में जब पहुंचे ना जाकर, ये सारे पर्सन तुम्हारे सामने वहाँ सिखाए जा, इस सिलेबस में पढ़ाया जा वहाँ 1 साल तक लगातार। वो स्वर्ग वहाँ की तुम देखोगे ना, मैच देखोगे वहाँ खाना बैठोगे तो एटीट्यूड बढ़ा हो तुम्हारे भीतर का। जब ड्रेस पहन कर बैठे ना तो शरीर कंप, फोटो देखते वक्त भी जो बच्चा मेहनत करो उसकी बात बता रहा हूँ मैं। अपने आप को फील करके देखो, जब कोट तुम्हारे बदन पर होगा, कैप लगा रखी होगी तुमने, सही बात है, और फोटो खींच के इधर को अपलोड कर रहे होंगे, सोच के देखो क्या ना। फिर भी हम भी तो इस लेवल पर पहुंच जाए ना, मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच जाए। समझ बात। अब तो मैं तुम्हारे साथ बात भी कर रहा हूँ, बनने के बाद में तुम्हारे साथ बात भी नहीं करने का, पैसे भेजो जाइए चुपचाप। नहीं मुझे घूमने का शौक है, मुझे मेरी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, मुझे शौक है घूमने का, मुझे जाना बाहर यहाँ से, मुझे यहाँ रहना नहीं। मेरे पास हाथ में पैसा आ जा, आज ही मैं निकल लूँ। मैं पैसे तो कमज़ोर आदमी हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो पैसा नहीं है मेरे पास। बात समझ में आई है? ठीक, तो अभी हमने अंत तक ले लिया, आगे की हम बात करने वाले बाद में। हम ऐसे सवाल जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना हम यहाँ से, उसको देखेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उपयोग है। 2023 का पेपर देखोगे ना, 22 का जो पेपर आया था, 2022 के पेपर में सारे पर्सन ऐसे ही है कि लोक सेवाओं में आप इनका उपयोग कैसे करोगे, उसके सामने सिचुएशन बनाकर रख दी जाएगी। लोक सेवाएं मतलब सिविल सेवाएं, सिविल सेवाओं में आप इसका उपयोग कैसे करोगे, ऐसे करेंगे जी हम। प्रशिक्षण देंगे, सबसे पहले समझा बुझाएंगे, अगर समझा बुझाए नहीं मानने ना में तो मैं क्या करूँगी, मैं उस सब चीज़ को पीछे छोड़ दूँगी, फिर कानून का सहारा लूँगी। मैं कानून का सहारा भी नहीं, मुझे लग रहा है समझा बुझा के बात चल रही, अवेयरनेस बनाऊंगी, नए प्रकार का प्रोग्राम। DM के हाथ में इतनी पावर हो, नए प्रकार का इम्प्लीमेंट प्रोग्राम चला सकता हो। अब उस नई योजनाओं का नाम रखकर, योजना अपने नाम से भी नाम रख कर नाम चला सकता। सोच लो तुम, कोई अच्छी योजना समाज को लाभ पहुंचाती है, इतनी पावर है उसके पास, बहुत पावर है, भरमार मात्रा में पावर है, जबरदस्त पावर है। बड़े स्केल पर काम करने का मौका मिला, अधिकतम लोगों का सुख प्राप्त करने का मौका मिला, अधिकतम लोगों को सुख प्राप्त कराने का मौका मिलेगा तुम्हें। 1 स्टॉप सोल्यूशन। समझ नहीं बात यार, बस एक ही बात है बस दिमाग में, क्या है, हिम्मत ना हारना। जिनने हिम्मत नहीं हारी ना, मरते दम तक बस टीका रहा, उसका बनना तय है। उसे एक ही एग्जाम की इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतनी नॉलेज हो जाएगी, क्या तो वो छीन के लेकर आएगा या फिर वो ना उसके सारे डायमेंशन खोल देगा। अगर टीचर ही बनेगा तो बहुत भयंकर टीचर बनेगा। छोटे मोटे लेवल पर नहीं मैं जाने का हो, ऑडी कार, बड़ी बड़ी कारों में हो ना, 45-40 40 50 लाख रुपये कार में घूमोगे, अगर नहीं भी हुआ तो।
अब मैं तो ये कह रहा जो अगर महिला एससी की तो अटेम्प्ट अपार मात्रा में ना होने का तो मतलब ही नहीं बैठता। 30 लड़की भी बैठी हुआ एमबीबीएस वाली 28 साल उम्र 30 साल तक अटेम्प्ट दे रही है बेवकूफ़ में जनरल की 30 साल तक अटेम्प्ट दे शादी करी नहीं उसने अब तक ठारी हुई नहीं 21 साल भी वो जनरल की 28-29 साल तक पेपर दे रही 30 साल तक 31 साल तक आईएएस बन जा रही 6 अटेम्प्ट देकर। तो जो एससी बना उसका तो बनना तय है। ओबीसी वाले को 9 अटेम्प्ट मिल रहे जनरल वाले को 6 अटेम्प्ट मिला। मेहनत भी तो बड़ी कष्टपूर्ण तरीके से करो बैठ कर। समझ में आया बात है। तो जो एससी बना ये कभी नहीं कह सकता कि उसका बनना तय नहीं है। एक दिन उसका सिलेबस पक्का होगा उस दिन पूरा एग्जाम समझ में आ चुका होगा वो बैठेगा और वो एग्जाम निकाल लेगा ना इसके ना जाने। बस एक ही बात क्या तय कर रखनी प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है क्लास में जैसे बताया जा रहा है वो करना और कुछ भी। धीरे 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 भाई जी ने कहा कि वो ट्रिक हम अपनाएंगे। इंजीनियर वाला दिमाग यूज करो पढ़ाई में इंजीनियर वाला कि उसका शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है उसका। यूँ नहीं है कि काम इतना सारा दे दे तो बीमार आ गए तुम। शॉर्टकट क्या हो सकता है उसका। अगर तुम लोग शॉर्टकट अपनाना सीख लिया जैसे मैं सुनूँ तो तुम क्या करो तुम जब मैं सुनता क्लास में तुम क्या करो शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं यहाँ तो इस तरह कर दो। वो तुम अपने दिमाग में फिनोमेना तैयार कर रहे हो अपने लेवल के खुद के। हो गया यहाँ तक लिख लिया यहाँ तक तुमने। ये हो चुका हमारा। आज हम क्या पढ़ने वाले भाई ये स्रोत हमारे पूरे हो चुके सामाजिक तक। आलोचना लिख ली ना ठीक आलोचना इतनी थी बस। निष्कर्ष भी लिख लिया। अब हेडिंग पे चलेंगे हम। अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। अगर अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है तो फिर कैसे पहले समझो अंतरात्मा होती क्या। पहले मेरी बात जब गौर से समझना क्योंकि बहुत आराम से लिख सकते हो बहुत आराम से शब्द सीखने पहले सब बच्चों शब्द क्लियर करने क्या कहना क्या चाह रहे। क्या अंतरात्मा बतागी तुम कि कौन सा काम सही होगा कौन सा काम गलत होगा। हाँ बतागी। कब बतागी जब कानून स्पष्ट नहीं होगा। जब हम पता नहीं लगना कि वहाँ कानून फैल हो जाएगा ना तो अंतरात्मा काम करनी पड़ेगी। जिले में बाढ़ आई हुई तुम्हारे अच्छा और वहाँ क्या रखा और ये जो लोग जो जहाँ बाढ़ आई वहाँ 500 लोग और उन्होंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। अब कानून तो कहता तुम अपनी तरफ से पैसे दे नहीं सकते। जब पैसे नहीं दे सकते तुम अपनी तरफ से उनके पास कुछ भी नहीं है। सारा घरों में पानी था वो सारा आटा वगैरह डूब चुका। तो रिलीफ सावर जो राहत कोष होगी वहाँ पहुँचाओगे वहाँ तो सरकार के अगर सरकार का जो पैसा उसे मिलने में लगेंगे 15 दिन तो इसका मतलब तो उनके लिए इमरजेंसी में कुछ तो व्यवस्था करोगे। तो वहाँ कानून के अनुसार करोगे तो 15 दिन बाद 15 दिनों में मर नहीं जाएंगे। तो आपदा जैसी स्थितियों में ना जो जान माल की हानि तो उनकी जान बचाना महत्वपूर्ण। तो उसके लिए तुम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर अपने पास भी तुम्हारे पास पैसा ना छोटा बच्चा तो तुम डीएम हो तो छोटा बच्चा इतना छोटा सा बच्चा तू कह रहा सर 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 प्लीज़ 3 दिन से कुछ नहीं खाया है कुछ खाने को देना। तो तुम्हारे अंदर की आत्मा नहीं आत्मा मरेगी तुम्हारी जागेगी तुम्हारे भीतर की आत्मा। वहाँ अंतरात्मा तक डिसीजन लोगे। अंतरात्मा होती है अनेक नैतिक देखो मैं जो लाइन बोल रहा है लिखनी अनेक नैतिक विचारक ऐसा मानते हैं। नैतिक विचारक कह रहा है अनेक नैतिक विचारक थिंकर जिसे बोलते हैं ऐसा मानते हैं मनुष्य के अंदर न अंदर अपने दिल उनके दिल में एक नैतिक शक्ति विद्यमान हो। दोबारा फिर बता रहा हूँ अनेक नैतिक विचारक ऐसा मानते हैं कि मनुष्य के अंदर एक नैतिक शक्ति विद्यमान होती है। सच में ही हो या वो जो तुम्हें बताती है कि कौन सा कार्य उचित होगा कौन सा कार्य अनुचित होगा। कोई भी कहीं भी ले लो इस काम को अपने आज भी तुम सोच लो कि तुम्हें लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है तो तुम्हारी आत्मा कह दो उसे छोड़ दो हटा दो सर। अंतरात्मा खुद गवाही दे देगी बहुत जगह ऐसी समझ बात यार। और जो जिस व्यक्ति ने बहुत कम पाप कराओ ना अपनी जिंदगी में बहुत कम जिस व्यक्ति ने बहुत कम पाप कराओ अपनी जिंदगी में उसकी अंतरात्मा बहुत शुद्ध होती है। समझ बात यार। बहुत कम पाप कराओ बहुत कम लोगों का बुरा सोचा हो बुरा ही नहीं सोचा किसी का भी उनकी अंतरात्मा बिल्कुल शुद्ध होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो दरिद्र हो ना दरिद्र उसकी सेवा नारायण की सेवा हो। दरिद्र व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति हुआ असहाय व्यक्ति हुआ चल नहीं सकता गरीब भूखमरी बेचारे के पास उनकी आत्मा जो भी जवाब देगी वो शुद्ध होगा बिल्कुल। कहते हैं दुआएं बहुत बड़ी चीज़ हो दुनिया में जिसलिए जहाँ तक मिला ना कमा लो चुपचाप। इसलिए तो कहा जा राम नमस्ते करके चलना चाहिए। समाज में सामंजस्य बना रहा वो। उनकी आत्मा बहुत शुद्ध माननी जा। उनकी अंतरात्मा जो भी फैसले लेगी ना डिसीजन लेगी। मान लो मैंने किसी गरीब बच्चे का एडमिशन करवाया उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं आते हालांकि मैंने 12 बच्चों का एडमिशन करवा रखा। इसी संदर्भ में मुझे लगा कि इसे पढ़ाना चाहिए। मुझे नहीं कि मुझे दुआ कमानी मुझे लगा कि इसे पढ़ना चाहिए और इसका डेवलपमेंट हो चुका तो मैंने 12 बच्चों को उठाया एडमिशन करवा दिया। तो क्या उनके पेरेंट्स ने मुझे दुआएं नहीं दी होगी। गरीब लोग थे तो उनकी दुआ मुझे पढ़ी नहीं होगी।
समझ बात है? तो पढ़ी होगी, 100% पढ़ी होगी, क्योंकि नारायण की सेवा दरिद्र की सेवा, दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा। नारायण का मतलब कहते हैं भगवान की सेवा। इसलिए जहां मौका मिला ना कर दो। मेरे बैग में 10 रुपये पड़े हुए, मुझे पता मेरे पास है और मुझे इनका कोई काम नहीं है। अभी चाहूँ ना इसे डोनेट कर सकूँ, दान कर सकूँ, और इसमें मेरा कुछ नहीं जानेगा तो दे देने चाहिए। समझ में बात समझ में आई? दे देने चाहिए। इसलिए मैं अपने बॉक्स अपने बैग के अंदर, मैंने बताया होगा तुम, अलग प्रकार की जेब रखता हूँ, उसके अंदर हमेशा रोजगार या खुले पैसे जरूर रखता हूँ। सही बात या ठीक, ताकि मेरी वजह से कोई भी निराश ना हो। आज तक मेरे से जितने पैसे मांगे ना, वो कभी मेरा हाथ रास्ता खाली नहीं गया। मेरा रूल है जिंदगी का, चाहे मैंने उसे 1 रुपया दिया, पैसे जरूर दिए, अलग से बॉक्स में रखूंगा, अपने लिए रखूँ या ना रखूँ, मुझे पता ना। मुझे रास्ते पर मेरी लाल वाली गाड़ी में देख कर रुड़की के नीचे ढलाई में पहले ही भीड़ लगनी शुरू हो जाओ वहीं से। जब मैं शाम के टाइम चला गया ना आराम से, तो मुझे पता है यहाँ तो पक्का पैसे मिलेंगे उन्हें, और सबको बांटूंगा टोटल लग खुल कर। पहले पैसे खुलवा भी लूँगी, खाना मैंने कहा भैया खुले दे दो मुझे, आगे जाकर बांटने मुझे। छोटे छोटे बच्चे जाके एकदम चारों तरफ मेरी चिपट जा, सबको दूंगा, चाहे 1-2 रुपये दूंगा जरूर। सही बात है। और उन्हें दूध का रहे, मैं खाना खा रहा वहाँ बैठ कर रुड़की में, और मेरे पास आया कोई छोटा सा बच्चा जो खाना बना रहे, कहते भाग आता सादे पैसे हाथ तरफ। वो छोटा सा बच्चा नुगा रहा, भूख लग रही है मुझे, मैंने कहा ठा प्लेट पकड़ और बराबर बैठा है, ये नहीं दूर हट कर बैठ गए। नहीं, मैंने कहा आ बैठ खाना, बात करते हैं उससे। स्कूल नहीं जाते तुम? जाते थे, छोड़ दिया। धीरे धीरे बताता बेचारा रोने लगता, बताते रोने लगते। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? जी कलियर रैन बसेर में रहते हैं। समझ नहीं बात है? इस तरह का आचरण होना चाहिए। समझ में आया बात है? इसका मेरा आचरण मैंने खुद का कैसा, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो मेरे साथ जाते हैं वो बताएंगे मेरा। अगर मैं अनुपस्थित नहीं है, यहाँ अनुपस्थित नहीं है, तो किसी से बात करके देखना आचरण कैसा, गलत नहीं बताने का, कहने का भाई जी के साथ चलिए पता लग जाएगा आचरण कैसा। समझ में आया बात? ये कहाँ था यार, पढ़ने के बावजूद पढ़ो। समझ में आया बात? या तो दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा, उनकी अंतरात्मा कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। ये नैतिक विचारक मान चुके, जो नैतिकता पर रिसर्च करते हैं, उनका खुद का मानना मनुष्य के अंदर एक आंतरिक शक्ति विद्यमान होती है। समझ ये बात? या और जो दरिद्र व्यक्ति है ना, उसके भीतर आंतरिक शक्ति विद्यमान हो, और वो हमेशा उसकी आत्मा हमेशा सच बोल लगे। बात समझ में आई? मानो इस लड़की ने किसी गरीब आदमी की मदद कर दी, या लड़की है दूसरे वाली, या दरिद्र, इस पैसे की बहुत जरूरत है, इसकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो रखी, इसने इसकी मदद कर दी। सही बात है? तो इसके अंदर से जो दुआएं निकल कर पड़ेगी ना, इससे जरूर काम आगे, लेकिन दिखाई नहीं देगी 100%। और ये बात मुझे बताओ, हमारे गाँव में परिवार वाले हमें सिखाते नहीं है सब चीज़ें, सिखावा नहीं, तो वे भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना संस्कारों को रोपित करते रहते हैं। समझ में आई बात? या रोपित करते रहते हैं। जरा एक बात बताओ, मेरे पास कोई व्यक्ति आया द्वार पर मेरे खड़ा, अब पता क्या कह रहा? क्यों कह रहा? मेरी लड़की की हालत बहुत ख़राब है, अगर आपने गाड़ी नहीं दी ना अपनी, समझ में आई बात? है गाड़ी नहीं दी अपनी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब मेरे पास गाड़ी है, अब मेरे पास गाड़ी बिल्कुल सही खड़ी हुई। अब जरा एक बात बता दो मुझे, अभी इधर साइड में इतना, उधर तो मैं बात कर रहा था, उसके साथ साइड में मेरी मम्मी भी आ गई, उनका आचरण तो भली बात ही परिचित है। और गाड़ी में अभी 4 दिन पहले ही हम ना 50,000 रुपये लगाए। कितने? 50,000 लगाए। एटीट्यूड क्या किस टाइप का होगा? मेरा तो बदलने का नहीं, तुम बता। मैंने बता घंटों घंटों में इस चीज़ पे मेहनत करता हूँ, तो मेरी मम्मी का तो बदल जाएगा। सही बात है? तो मेरी मम्मी से पहले, मेरे बोलने से पहले वो कहानी सुना रहा था मुझे, मेरी मम्मी आई पहले ही, भाई गाड़ी ख़राब हो रखी हमारी, उसके दोनों टायर ख़राब हो रखे, तो मुझे तो बड़ा दुख पड़ेगा। समझ बात? या तो मेरे मुंह से कैसी आवाज़ निकल गई, मैंने कहा ये अपने पैसे पकड़ो, और आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, इन्होंने जितने लगाए होंगे तो मुझे जोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था गाड़ी बिल्कुल सही थी, और मैं वहाँ छोड़ देता तो उसकी ना हालत सही हो जाती बिल्कुल। वो किसी आस उम्मीद के साथ तो मेरे पास आया होगा। हो सकता ये लोग गाड़ी में क्यों नहीं घूम पाए, पता क्यों नहीं? उनकी सोच खराब है, इसीलिए नहीं घूम पाए। पूरी जिंदगी गरीबी में काटती, आगे भी ऐसे कटने वाली है जिसकी ऐसी सोच होगी। मैं तो बहुत कम उम्र में घूम लिया, मैं तो जहाजों के चक्कर काट के जब बैठा हुआ, बिजनेस क्लास में सफर कर रखा, 62,000 की टिकट है, उसमें सफर कर रखा। 62,000 की कौन खर्च कर लगा? 62,000 है हिम्मत किसी की? मैं तो वहां घूम रखा है। सोच भी तो बल है ना, सोच भी तो छोटी नहीं है। अपने पेरेंट्स की तोहिन कर रहा हूँ मैं, तुम अपने पेरेंट्स की, इसमें तुम्हारे सबके पेरेंट्स की तोहिन है यार। किसी किसी के पेरेंट्स है जो दूसरों की मदद करते हैं। बात समझ में आई है नहीं? अब मैं बताओ क्या कर दूँ सब? समझ एक बात? यार वो उसकी जान बच सकती थी, तो मैं बचा तो नहीं पाया, कठिनाई पैदा कर दी। तो कभी कभी मुझे बहुत दुख हो,
अच्छा आप बीती घटना बता दी मैंने, तुम वास्तविक सच्चाई होता है आज मैंने। अब बता दो मैं कहाँ गलत हूँ, गलत हूँ क्या मैं? अब बता दो मैं कहाँ गलत हूँ? लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ यार मुझे भगवान इतना बड़ा बना दे, मैं और भी सब लोगों की मदद कर सकूँ। मैं सच में मैं इतने इतने पर्सनली होना चाहता हूँ कि मैं जब मेरा कोई बड़ा घर होगा ना, बड़ा घर होगा, तो मैं 3-4 गाड़ी ऐसी जरूर रखूँ जिसे किसी ऐसा है लोगों की जरूरत कर सकूँ, मदद कर सकूँ। मुझे भले इस पर सार्वजनिक लिखवाना पड़ जाए, तेल भी चाहे खुद डलवाना पड़ जाए, आ जाओ बस। लेकिन भगवान मुझे इतना सक्षम बना दो बस, मैं तो बनना चाहता हूँ। बस ही चलवा दिए। आपकी दिक्कत थोड़ी सोच सही दी है। अच्छा बस भी चलवानी क्या है ऐसी? अच्छा व्यापक सोच रहे आप थोड़ा। अच्छा तो बस ही चलवा दें, क्या दिक्कत हो रही? बात समझ में आई है? चलो और सुनो, तो उन्हें बताओ उनकी अंतरात्मा जो होगी तो मुझे तो दुआएं देगी, तो कमा लो मौका मिल रहा है। समझ नहीं बात है? आजा चलो चलो चलो। अंतर आत्मा कब काम करेगी? जब कानून स्पष्ट ना हो। आपदा के बारे में तो कुछ मिल लिखा, किसी को क्या पता था हिमाचल प्रदेश में इतनी खतरनाक बाढ़ आ जाएगी, 60 लोग तुरंत मर जाएंगे। डीएम वहां सामने खड़ा हुआ, ये 60 लोगों के परिवार जो मर गए उसमें तो कुछ बचे हुए डीएम के सामने बैठे खड़े होकर रोक रहे, क्या करोगे? अंतर आत्मा का सहारा लोगे, क्या हो गया? राहत कोष में पहुंचाओ, शिविर जो बनाए गए हैं टेंट लगाए उन्हें पहुंचाओ ना, खाना उपलब्ध करवाओ ना। कानून बाद में काम करने वाला। आपदा आदि के समय कानूनी प्रक्रिया की बजाय परिणाम जरूरी, रिजल्ट जरूरी। रिजल्ट क्या निकला? आपदा आदि के समय कानूनी प्रक्रिया अपनाने लगे ना, जिंदगी खराब हो जाएगी। कानूनी प्रक्रिया की बजाय परिणाम जरूरी, रिजल्ट क्या है वो जरूरी। उस समय में तुमने अगर कानूनी प्रक्रिया अपनाई ना तो तुम्हारी तौहीन होगी डीएम बनने के बावजूद भी। उसके लिए जरूरी परिणाम क्या है? तुमने फटाफट ठाया अपना डिसीजन, तुम्हारे पास पैसे मौजूद थे 2 लाख रुपए, तुमने वही खर्च कर दिया उनके ऊपर। सरकार तुम्हें प्रोत्साहन देगा, 10 करोड़ का पुरस्कार दे देगी, 10 करोड़ का दे देगी पुरस्कार कि इस डीएम व्यक्ति था फलानी फलानी जगह इन्होंने फटाफट काम करा, खुद भी अपने आप काम करने पर लगा हुआ था, वो सक्षम था। आज भी ऐसे डीएम हो, ऐसे डीएम हो, खुद अगर बाढ़ आई हुई ना लोगों को अपने हाथ से खींच के लेकर आ रहे। उनका एग्जाम्पल डाल सकते हो तुम यहाँ से, अपने हाथ से खींच के लेकर जा रहे। ऐसी तस्वीर आती है डीएम होने के बावजूद भी, पैर धरातल पे उनके। और दूसरे ऐसे भी डीएम हैं जो डीएम है सामने खड़े हुए, बच्चा भाया जा रहा, बच्चा भाया जा रहा, चाहते तो सब बेड तो खींच कर बचा सकते थे, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा भी जोखिम नहीं दिया। समझ में आया बात? यार तो डीएम बनना तो देख कैसे किस टाइप का बनना, जब कानून प्रगतिशील समाज में बाधा उत्पन्न करे तब मुझे लगा कानून काम नहीं कर रहा, तो वहां फिर अंतरात्मा की सुनोगे। कानून अच्छा नहीं है, ये जो कानून बनाया गया ना इस समुदाय के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। कानून तो बनाया गया यहाँ किसानों को आंदोलन नहीं करने देना, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि किसान जायज तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो तुम्हें झूठी रिपोर्ट बनानी पड़ सकती है अपनी अंतरात्मा तक। कानून उसके पक्ष, कानून के खिलाफ जाकर और उनके पक्ष में जाकर झूठी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि संख्या बढ़ती जा रही, नहीं हट नहीं सकते यहाँ से। अंतरात्मा का सहारा लोगे। किसका सहारा लोगे? अंतरात्मा होती है, हाँ, अनेक नैतिक विचारों का मानना अंतरात्मा होती है। बात समझ में आए बात? और अंतरात्मा जो कहती है ना वो सही होता है, लेकिन अंतरात्मा हर बार सही नहीं होने की। अंतरात्मा जो होती है हमारे अंदर होती है कि बाहर होती है? अंदर में कहाँ से आ रही है बात तुम बता सकोगा? कोई कह रहा है दिमाग से, किसी को नहीं पता ना। आत्मनिष्ठ होगा, और जो आत्मनिष्ठ हो ना, ध्यान से सुनने ना, जो अंतरात्मा हो उसके द्वारा जो बातें बताई गई ना वो आत्मनिष्ठ हो। और आत्मनिष्ठ जो बातें हो ना वे कभी भी सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वजनिक सिद्धांत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, स्थापित नहीं कर सकती। यानी ऐसी जरूर नहीं है तुमने जो फैसला लिया, लिया अपनी अंतरात्मा था। तुम आर्थिक सलाहकार हो मोदी के, विवेक देबरॉय तुम्हारा नाम है, सही बात है, और तुमने फैसला लिया, पता क्या फैसला लिया? ये संविधान हमें सही नहीं है, मेरी आत्मा कह रही, और आर्टिकल लिख दिया इसके ऊपर, ये संविधान सही नहीं है, अंतरात्मा इसे बदलने की जरूरत है। बहुत साल हो चुके हैं इसमें, 105 संशोधन हो चुके हैं इसमें, ये सही नहीं है। सही है तुम्हारा फैसला, अंतरात्मा सही कह रही। तो और तुम जो संविधान बदलेगा मेरे लिए बदलेगा, सबके लिए बदलेगा, तो सार्वभौमिक सिद्धांत यानी अंतर आत्मा के आधार पर कभी भी सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित नहीं करे जा सकते। समझ बात? या कौन सी सिद्धांत? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब जो सबके लिए एक जैसे हो। इसकी बात समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं आई तक? ठीक, ये बात बताओ। तो अंतरात्मा की आलोचना होगी तो अंतरात्मा बार बार तो नहीं सही होने की, अंतरात्मा हाँ, लेकिन कुछ मामलों में सही होगी। बता दिया मैंने तुम। और सुनो और सुनो और सुनो,
एक काम करो, थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग बनानी, क्या अंतरात्मा नैतिकता का हेडिंग बनानी, क्या अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है? पर्सन एक प्रकार का, क्या अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है? समझ लो, पहले समझो। देखो, अनेक नैतिक विचारों का पता क्या मत है? अनेक नैतिक विचारकों का क्या मानना कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ना एक नैतिक शक्ति विद्यमान होती है। लिखना है यही। और जो ना किसी कार्य को, कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, इसके अंदर भी नैतिक शक्ति विद्यमान है, सबके अंदर नैतिक शक्ति विद्यमान है, मेरे अंदर भी नैतिक शक्ति विद्यमान है और सबके अंदर हुआ। मैं नहीं कह रहा बहुत सारे नैतिक विचार, क्यों लिखना तुम कि बहुत सारे नैतिक विचार, यानी अनेक नैतिक विचारकों का मानना है या मत है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक नैतिक शक्ति विद्यमान होती है। ठीक, नैतिक शक्ति जिस जो किसी कार्य को करने के लिए, वो जो नैतिक शक्ति क्या बताती है, अंदर जो नैतिक शक्ति है क्या होती है? किसी कार्य को करने के, कोई कार्य किसी कार्य के लिए उचित और अनुचित के साक्षात ज्ञान करवाती है। वो बताती है जो शक्ति हमारे अंदर मौजूद है ना, वह कौन सा कार्य, कोई भी कार्य उचित होगा या अनुचित होगा, उसका साक्षात ज्ञान करवाती है। क्या करवाती है? कौन ज्ञान करवाती है? शक्ति। कौन सी शक्ति? नैतिक शक्ति। सबके भीतर है, वही बताएगी, वही तो अंतरात्मा। ठीक, अब बताइए, परिणाम पर विचार किए बिना रिजल्ट क्या होने वाला मुझे मतलब नहीं है। मैंने डिसीजन ले लिया, मैं फलाना व्यक्ति को छोड़ चुका हूँ, बात खत्म। जिंदगी में क्या हो चुका? क्योंकि मेरी अंतरात्मा ने कहा। किसने कहा? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत है? तक ऐसा हो तुम्हारी जिंदगी में, तुमने भी बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे। ऐसे कितने व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा डिसीजन लिया अपनी अंतरात्मा का? वो हाथ खड़ा करो। मैं डिसीजन नहीं पूछ रहा, ऐसा लिया उसने कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता किस चीज से भी, अपने अंदर, तुमने किसी को नहीं बताया हो। ऐसे सब नहीं ले रखा ऐसा डिसीजन, और तुमने आज तक किसी को नहीं बताया वो डिसीजन। समझ की बात? या और तुम्हें पता, जिसके प्रति लिया है उसे पता, और जिनने लिया उसे पता। वो हाथ खड़ा कर लो। किस डिसीजन लिया हो, किसी के प्रति तो लिया हो, चाहे अपने प्रति लिया, और तुम्हें लगे कि ये काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। दोबारा हाथ खड़ा करो जिन्हें डिसीजन लिया। ऐसे 1 2 3 4, 2 ही व्यक्ति ऐसे जिन्होंने नहीं लिया डिसीजन। दोबारा सुनो, ऐसे कितने व्यक्ति जिन्होंने एक बार अपनी जिंदगी में अंतरात्मा का प्रयोग करके अपनी जिंदगी के प्रति डिसीजन कोई लिया और वो किसी को नहीं बताया सर, वो सही पता, सिर्फ डिसीजन ले रखा, सबने ले रखा। तेने कोई डिसीजन नहीं आता कभी, अपनी अंतरात्मा का कभी प्रयोग नहीं करा। बैठ जाओ। अंतरात्मा का उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब ये मुझे बता दो, ऐसे कितने व्यक्ति जिन्होंने वो जो डिसीजन लिया था उनके लिए वो सही रहा? वो हाथ खड़ा कर लो। अंतरात्मा के अनुसार वो डिसीजन लिया था और उनसे लग रहा कि उन्होंने बिल्कुल सही करा था, वो हाथ खड़ा कर लो। अब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने डिसीजन लिया था और लग रहा है उन्होंने गलत लिया था वो डिसीजन, वो हाथ खड़ा कर लो। कोई नहीं है। इसका मतलब अंतरात्मा के अनुसार अधिकांश मामलों में क्या का कार्य सही है। यहाँ तो हमने वोट बैंक निकलवा लिया नहीं, एक प्रकार वोट पड़वा लिया, अधिकांश मामलों में सही हो। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ सभी मामलों में सही नहीं होता। मेरे तो पूछ लो, मेरे तो पूछा तुमने यार, चल रहे अंदर, मेरे तो कोई पूछता ही नहीं। चलो चुप जाओ, बात तो करो। है ना? चुप ही हो जा। सुन लो सुनियो इधर सुनो। अंतरात्मा हमें साक्षात रूप से बताती है, साक्षात रूप तो बता रही है, साक्षात दर्शन दे रही है अंतरात्मा। सत्य बोलना उचित है, सत्य बोलना उचित है, सत्य की हमेशा जीत होती है, सच बोलना चाहिए।
वो अभी बात करेंगे आलोचना, अभी इसके अच्छे पक्ष बोल। तुम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा दौड़ो। अंतरात्मा में साक्षात बतलाती है कि सत्य बोलना उचित है और इसके विपरीत बोलना अनुचित। इसके लिए तर्क का परिणाम जरूरी नहीं, तर्क जरूरी नहीं है और परिणाम जरूरी नहीं है। तुम सत्य क्यों बोल रहा, तर्क जरूरी है, परिणाम क्या होगा वो भी जरूरी नहीं है कि रिजल्ट क्या आने वाला। और इसी बात को तुम आईएएस में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आईएएस के तुमने अपनी जिंदगी में डिसीजन लिया मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, ठीक, जो डिसीजन लिया अंतरात्मा से लिया या हाथ पैरों से लिया? अंतरात्मा से लिया होगा। जब अंतरात्मा से लिया होगा तो तुमने परिणाम पर ध्यान दोगे कि कार्य पर ध्यान दोगे? कर्म प्रधान होगा। गीता में भी कहा गया निष्काम धर्म, जो निष्काम भाव हो ना उससे सेवा करनी चाहिए, उसका कार्य करना चाहिए। परिणाम क्या होगा उसकी चिंता मत करो। मनुष्य ये हमारा देखो, ये मनुष्य, ये है कर्म और ये है फल। फल, मनुष्य का अधिकार किस पर? फल पर? किस पर? मनुष्य का केवल यहां तक अधिकार है। अब फल 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 की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, गीता में कहा गया ये फैसला पता किसका? एक सर्वोच्च शक्ति का, उसका नाम है ईश्वर। ये गीता में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पहले कह रहा हूं, सही बात है? मनुष्य के अनुसार गीता में कहा गया मनुष्य को सिर्फ कर्म पर बल देना चाहिए। मनुष्य का सिर्फ यहां तक अधिकार है, यहां तक अधिकार नहीं है फल पर अधिकार। समझ बात है? गीता में कहा गया कि मनुष्य का ना कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। अरे फल पर अधिकार पता किसका? ईश्वर का। अरे ये बात तो सभी समाज में सिखाई जा, यही बात तो सभी समाज में सिखाई जा। ये भी तो गीता को बहुत अच्छा ग्रंथ मानना था, माना जाए मानना था, शुक्र मानो फिलोसफी नहीं पढ़ा रहा, अभी आलोचना करता इसकी, ठीक है। तो मेरा भी तो ये मानना नहीं, तो अलग थोड़ा प्राणी थोड़ा ही हो क्या? हाँ ईश्वर है, क्यों नहीं है ईश्वर? कबीरदास का कहना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को, ईश्वर को कहाँ ढूंढे? गॉड इज एवरीवेयर। कितने चिड़ाई ने कही सुना, हर जगह भगवान, कण कण में भगवान, हर जगह भगवान। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को, मोह का मतलब ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिर रहा। समझ में आती है बात? समझ में आई है? अब ये है नहीं है वो अलग बात है, ठीक, वो डिबेटर से लेके बहुत किस पैसे लेके फल खरीद ले, पैसे लेके फल खरीद ले कर। तो एक बात याद रखिए, जो फल है ना वो ज़्यादा देर तक उस जो ज़्यादा दिन तक ना उस पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस बात को मैं आलोचना में लिखूंगी, जो तुमने पहले बता दी ना। सही बात क्या? इस तरह पता चला समाज के अंदर ना आजकल निगेटिविटी बहुत है। यहाँ क्या करो मनुष्य, पता क्या करो? सीधा आज का जो मनुष्य वो सीधा इसकी चिंता करो। दुनिया के अधिकांश मनुष्य ना इसी बात में समस्या खड़ी हो जा, वे इसकी चिंता नहीं करते, इसकी चिंता कर रहे। अगर मैं फेल होगी तो क्या होऊंगा, अगर मैं आईएएस न बन पाई तो क्या होऊंगा, यही कर ले पहले। अधिकार यहाँ तक, सोच वहां रही जाकर। अगर मेरी जिंदगी खराब होगी तो क्या होगा, यू करा नहीं कभी। सिलेबस पढ़ा नहीं, इसे सोचना शुरू कर दो पहले ही। ऑप्शनल पढ़ा नहीं, इसे सोचना शुरू कर दो। मैथ आता नहीं, इसे सोचना शुरू कर दो। ठीक, मुझे कह रही क्या? देख मुझे कितना अच्छा आ रहा है, थोड़ा तमीज से लोग बोल नहीं। एक काम करो, अब लिखो लिखो, हेडिंग बनाने का तुमने क्या? अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। अब लिखो, अनेक नैतिक विचारक यह मानते हैं, अनेक नैतिक विचारक क्या मानते हैं कि मनुष्य के भीतर अंतरात्मा के रूप में, कि मनुष्य के भीतर अंतरात्मा के रूप में एक नैतिक शक्ति विद्यमान होती है, कि मनुष्य के भीतर अंतरात्मा के रूप में एक नैतिक शक्ति विद्यमान होती है। जो अंतरात्मा के रूप में एक नैतिक शक्ति विद्यमान होती है, जो किसी कार्य के उचित और अनुचित होने का साक्षात परिणाम, जो किसी कार्य के उचित या अनुचित होने का साक्षात ज्ञान, जो किसी कार्य के उचित या अनुचित होने का साक्षात ज्ञान
बोर्ड पर भी लिखा रखा है मैंने। साक्षात ज्ञान कोमा लगाओ, परिणाम पर विचार किए बिना ही प्रदान कर देती है। साक्षात ज्ञान परिणाम पर विचार किए बिना ही प्रदान कर देती है। परिणाम पर विचार किए बिना ही प्रदान कर देती है। अंतरात्मा हमें यह बताती है, अंतरात्मा हमें यह बताती है कि सत्य बोलना उचित है। अंतरात्मा हमें यह बताती है सत्य बोलना उचित है। सत्य बोलना उचित है। और इसके विपरीत कार्य अनुचित है। और इसके विपरीत कार्य अनुचित है। इसके लिए किसी तर्क या प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी तर्क या प्रमाण की जरूरत नहीं है। लिख लिया। अगली हेडिंग बनाओ आलोचना। आलोचना करेंगे इसकी। अंतरात्मा सही नहीं बोलती कभी कभी जगह। हेडिंग बनाओ आलोचना। सलोचना नहीं, आलोचना। सलोचना मीना का इंटरव्यू देखा है 2021 में, उसकी रैंक कितनी आई थी? सलोचना मीना, उसकी कॉपी देखे जाएगा, हिंदी मीडियम की, बहुत अच्छा लिख। एथिक्स की कॉपी बहुत अच्छी है उसकी। आलोचना लिख दिया। लिखो अंतरात्मा आत्म। पहले एक बात बताओ अगर, एक अंतरात्मा के आधार पर तुम कैसे कह सकते हो देश का संविधान अच्छी तरह काम नहीं कर रहा? अंतरात्मा आत्मनिष्ठ हो तो अंतरात्मा आत्मनिष्ठ हो तो इस अंतरात्मा के आधार पर, तो आत्मनिष्ठ सिद्धांत के आधार पर तुम कभी नहीं कह सकते वस्तुनिष्ठ और जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जरूर थोड़ा नहीं तुम्हारी अंतरात्मा जो बोल रही है सभी के लिए सही होगा, जो भी तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही सभी के लिए सही होगा, सभी के लिए जरूरी नहीं है। सही बात है। लिखो अंतरात्मा आत्मनिष्ठ होती है। अंतरात्मा आत्मनिष्ठ होती है। ऐसी स्थिति में इसके आधार पर, ऐसी स्थिति में इसके आधार पर, ऐसी स्थिति में इसके आधार पर वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में इसके आधार पर वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में इसके आधार पर वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में इसके आधार पर वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना नहीं हो सकती। अब समझेंगे हम प्रशासन के अंदर हमें कैसे उपयोग करना चाहिए अंतरात्मा का। तो एक टाइप से पर्सन टाइप पर लिख, हेडिंग में पेपर एग्जाम में लिख दिए सर, प्रशासन में अंतरात्मा का उपयोग कैसे करना चाहिए, ठीक है नहीं? बस इतना लिख सकते हो, प्रशासन में अंतरात्मा का उपयोग। तो हेडिंग बनाओ, पर्सन रिलेटेड टाइप का स्टार लगाएगा। प्रशासन में हमें कब अंतरात्मा का के अनुसार कार्य करना चाहिए, कुछ पॉइंट लिखेंगे हम। प्रशासन में हमें कब अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। नंबर फर्स्ट ऐसे बताओ, अगर कानून सही जानकारी नहीं दे रहा, कानून नियम विनियम ये सही और स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे, सही दिशा निर्देश नहीं है, तो वहाँ किसका सहारा लोगे फिर? अंतरात्मा। लिखो नंबर फर्स्ट पॉइंट, नंबर लिखो, जब स्पष्ट नियम या कानून या दिशा निर्देश ना हो, जब स्पष्ट नियम कानून या दिशा निर्देश ना हो, जब स्पष्ट नियम व कानून व दिशा निर्देश ना हो, जब स्पष्ट नियम कोमा कानून या दिशा निर्देश ना हो, या दिशा निर्देश ना हो, तो फिर वैसी स्थिति में अंतरात्मा के आधार पर कार्य किया जा सकता है। तो फिर वैसी स्थिति में अंतरात्मा के आधार पर कार्य किया जा सकता है।
तो फिर वैसी स्थिति में अंतरात्मा के आधार पर कार्य किया जा सकता है। लिख दिया दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट था इसके अंदर, ये बी पॉइंट लिख लो। अब और कब कर सकते हो तुम? आपदा, आपदा के समय कानून पर्याय जरूरी नहीं है, परिणाम जरूरी। लिखो, आपदा आदि के समय जब तत्काल निर्णय लेकर, आपदा आदि के समय तत्काल निर्णय लेकर, आपदा आदि के समय तत्काल निर्णय लेकर लोगों के जान माल की रक्षा करना आवश्यक होता है। आपदा आदि के समय तत्काल निर्णय लेकर लोगों के जान माल की रक्षा करना आवश्यक होता है। आपदा आदि के समय तत्काल निर्णय लेकर, तत्काल निर्णय लेकर जान माल की रक्षा करना, तत्काल निर्णय लेकर लोगों के जान माल की रक्षा करना आवश्यक होता है। तब वैसी स्थिति में भी, इसमें लिखना, तब वैसी स्थिति में भी नियम और कानूनी प्रक्रिया के बजाय, तब वैसी स्थिति में भी नियम और कानूनी प्रक्रिया की बजाय तब वैसी स्थिति में भी नियम व कानूनी प्रक्रिया के बजाय अंतरात्मा के अनुसार कार्य किया जा सकता है। अंतरात्मा के अनुसार कार्य किया जा सकता है। लिख दिया, नई लाइन से लिखो इसमें, इसी पॉइंट में चलना। अभी आपदा आदि के समय कानूनी प्रक्रिया के बजाय, आपदा आदि के समय कानूनी प्रक्रिया की बजाय, कानूनी प्रक्रिया की बजाय परिणाम, कानूनी प्रक्रिया की बजाय परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होता है। परिणाम अधिक महत्व रखता है, ऐसे लिखो। जहां परिणाम लिखा है ना, परिणाम का मतलब क्या हो? जान माल की रक्षा। परिणाम के राइट में लिख जान माल की रक्षा। परिणाम अधिक महत्व रखता है। लिख लिया? कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट लिख। अच्छा, जो प्रशासनिक अधिकारी, उसके पास कुछ विवेकाधिकार होंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का मौका मिलेगा नहीं, तो प्रशासनिक अधिकारों को जब वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा तो उसको अपनी अंतरात्मा का सहारा लेना चाहिए नहीं। लिखो अगला पॉइंट, सी पॉइंट लिखो। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते समय अंतरात्मा की मदद लेनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते समय अंतरात्मा की मदद लेनी चाहिए। अंतरात्मा की मदद लेनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, अगला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, तुम एक बात बताओ, जो दो हित आपस में, जब आपस में हितों में संघर्ष होगा, हितों में क्या होगा? कुकी समुदाय नाम सुना? कुकी समुदाय, मैती समुदाय, जो मणिपुर में लड़ाई बज रही थी, 2 समुदाय आपस में लड़ पड़े, तो वहाँ जो डीएम होगा बड़ा तनाव होगा, तो जो फैसला लेना पड़ेगा वहाँ अंतरात्मा काम आगे नहीं आएगी। जब द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाए, डिलेमा की स्थिति पैदा हो जाए, क्या तो इधर क्या इधर, तो प्रशासनिक अधिकारियों को सैकड़ों फैसले लेने पड़ते हैं। तो वहाँ ना नियम कानून पीछे सब छूट जाते हैं। तो वहाँ ना जब द्वंद्व की स्थिति पैदा हो, किसी कोई मनुष्य भी हो, उसे लग रहा है डिलेमा की स्थिति उत्पन्न हो रही, सही मान लो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई डिसीजन, ऐसे मोड़ पर आ गए तुम जहाँ तुम्हें भयंकर डिसीजन लेना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी का, और तुम्हारी ज़िंदगी पूरी चेंज कर सकता है।
सही बात है। तो वहाँ पता किस चीज़ की सुननी चाहिए? अपनी अंतरात्मा। तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है ना ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो फिर सही है। अगर तुम लग रहा है ना कि ये चीज़ मेरे लिए गलत, अंतरात्मा कह रही है, तो फिर वो गलत है। इसे कहते हैं द्वंद की स्थिति। ऐसे लेने पड़ते फैसले अपने जीवन में, तो बहुत बहुत ऐसे फैसले लेने लिए होंगे, तो तुम संकोच में भी डाल सकते हैं और ज़िंदगी में आगे भी पहुँचा सकते हैं ऐसे फैसले। समझ में आए बात? ये ज़्यादातर मामलों में फैसले बिल्कुल सही हो। देखो, जब द्वंद की स्थिति पैदा हो, अगला पॉइंट, जब द्वंद की स्थिति पैदा हो या हितों का संघर्ष हो, जब द्वंद की स्थिति पैदा हो या हितों का संघर्ष हो, तो फिर वैसी स्थिति में जब द्वंद की स्थिति पैदा हो या हितों का संघर्ष हो, जब द्वंद की स्थिति पैदा हो या हितों का संघर्ष हो, जब द्वंद की स्थिति पैदा हो या हितों का संघर्ष हो, तो फिर वैसी स्थिति में हम विवेक के साथ, विवेक जानते हो सब, बुद्धि नहीं बुद्धि, तो फिर वैसी स्थिति में हम विवेक के आधार पर, विवेक के साथ, तो वैसी स्थिति में हम विवेक के साथ अंतरात्मा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो फिर वैसी स्थिति में हम विवेक के साथ अंतरात्मा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्या वो अंतरात्मा है? तुम्हारे सबके भीतर अंतरात्मा है नहीं है? ये अंतरात्मा, ऐसा डायग्राम भी बना देना। ये अंतरात्मा ना, इसके ऊपर लेट चढ़ेगी तुम्हारी अंतरात्मा के ऊपर। मान लो तुम किसी के ऊपर ना, किसी के बारे में बहुत बुरा सोचते हो, तो बुराई की परत चढ़ेगी, लेकिन है तो तुम अच्छा व्यक्ति। जब पैदा हुए थे तुम बुराई करनी पैदा होते ही सीख गए थे, या समाज ने सिखाई? समझ? तो जिम्मेदारी किसकी थी फिर? समाज की। सब जिम्मेदार है, ऐसा समझ लो। मान लो तुम बहुत बड़े चोर निकले, लुटेरे निकले तुम, तो किसकी जिम्मेदारी थी इसमें? समाज की। या बहुत समाज ने तो नुकसान कराना उसका। एक लेयर और चढ़ी इसके ऊपर पाप की, पाप करना सीख लिया उसने। लेकिन जो अंतरात्मा हो ना, गांधी कहते हैं सबके अंदर एक पवित्र अंतरात्मा हो, और वो अंतरात्मा ईश्वर का अंश हो, वही ईश्वर है। गांधी तो पूछे ना, बड़े जबरदस्त तर्क देते हैं, पूछे जो अंतरात्मा हो ना, वही ईश्वर का अंश है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अंतरात्मा। तुम्हें लग रहा है इंसान बहुत बुरा, ना ना ना, बुरा नहीं है। इसे ना घेर लिया, समाज के अंदर ना बहुत सारी विपदाएं थी, इसे घेर लिया, इसे ऐसा बनाया गया। पाप, चोरी, घरना, ये सब तो घिर जाता मनुष्य। पाप, चोरी, घरना, ऐसी लेयर चढ़ जाती है इसकी अंतरात्मा पर। टूट सकती है, किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आना पड़ता। समझ में आया बात? या एक बुढ़िया अंधी थी, घर में एक चोर चोरी करने घुसा, और जैसे चोरी करने घुसा ना, समझ में बात? या तो उसे आराम से जैसे पूछा, दादी क्या चाहिए? पानी। अच्छा पानी। अब दादी क्या थी उसे लग रहा, दादी को पानी दे दिया उसने। सही बात है। अब इस अलमारी में गहने रखे हुए थे, इस अलमारी में पैसे रखे हुए थे। उसे चोर था वो, उसे चाहिए थे पैसे, क्योंकि लिक्विडिटी को फॉलो कराना हो। जब लिक्विडिटी को फॉलो करागा तो सबसे पहले से क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और उसे कैश तो उसने गहने तो निकाल लिए, सोचा बाद में जाकर बेच देगा। तो बूढ़िया पता क्या कहती है खाट में पड़ी हुई, बेटा पैसे इस वाली अलमारी में रखे हुए, इस मनी रखे हुए, दूसरी अलमारी में रखे हुए। समझ में आया बात? या पहले सुन तो ले, पहले तो बताओ, चोर के दिल पे झटका लगा होगा जी, भयंकर वाला लग गया होगा। अब गहने भी वहीं छोड़ दिए, पैसे वहीं छोड़, बैठ गया बस बुढ़ी के पास। और जो दादी ने ज्ञान दिया ना उससे हैरान कर देने वाला। दादी ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, गहने भी वहीं छोड़ गया, सब चीज़ छोड़ गया वहीं। जैसे हृदय परिवर्तन हुआ ना उसका, बाद में जाकर पता चला वो जिस चीज़ के लिए पैसे चुरा था, उसकी बच्ची का ऑपरेशन होना था, वो पैसे से लिए चुरा रहा था। बाद में जाकर हॉस्पिटल तक पहुँचा ना, लेकिन उसने सोचा कि पैसे, बस दादी ने आज ज्ञान दिया, पैसे जो कमाना मेहनत तक कमाना, चोरी नहीं करनी बिल्कुल भी। जब दादी ने ज्ञान दिया, हॉस्पिटल तक पहुंचाई था कि कुछ इंतजाम करेगा। एक दूसरा व्यक्ति था सही, उसने जाकर उसकी मदद कर दी और उसकी बच्ची का ऑपरेशन हुआ। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति वही था जो बूढ़ी माँ पड़ी थी ना, उसका खुद का बेटा था, और वो एनजीओ में काम करता था, एनजीओ चलाता था। बच गई जान अंतरात्मा।
हृदय परिवर्तन होगा नहीं तुरंत। ऐसा हृदय परिवर्तन महात्मा गांधी जगह जगह करते हैं अपने विचारों में। वे कहते हैं हृदय परिवर्तन कर दो किसी इंसान का, जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं बनेगा ना तब तक उसको कुछ नहीं बनेगा। हृदय परिवर्तन की बात करते हैं तुरंत। जैसे देखा तुम लास्ट में जाकर कोई भी भारतीय मूवी देख लो, बाद में जाकर उसमें सब कुछ सही होना, लास्ट में जाकर सब सही होना नहीं तय है। ये भारतीय मूवी का सबसे बड़ा ड्रामा। कोई सी मूवी देख लो, बाद में जाकर अमरीश पुरी मानी जा, चलो सिमरन जाओ 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 जियो जिंदगी। सही बात है गलत बात है? अभी थोड़ा ही उस वाली पिक्चर में किरण सबको सत्तू नहीं जानता, मुझे नहीं पता। ये बात पता लग गई तो यहाँ लिख देना पाप, चोरी, घरना, नफरत, इनके सबकी लेर चढ़ी हुई। जिस दिन टूटेगी बहन टूटेगा ना, एक बहुत अच्छा पवित्र आदमी बन चुका होगा कोई भी व्यक्ति हो। चाहे कोई मनुष्य पापी नहीं है, मैं भी कह रहा हूं तुम क्यों नहीं है पापी। गांधी कहते हैं उसके अंदर एक अंतरात्मा, और अंतरात्मा बहुत पवित्र होती है। वो जो पवित्र आत्मा होती है ना, वो जो आदमी ना, इस समाज ने उसके ऊपर चोरी, घरना, पाप ये सब करना किसने सिखाया? पैदा होते ही थोड़ा सीख गया था, किसने सिखाया? सब समाज ने सिखाया। समाज जिम्मेदार है, ये हमारा समाज, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है सब चीज के लिए। समझ में आया बात? या कहते हैं इस व्यक्ति को ना किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में लेके जाओ, शैक्षणिक संस्थानों में लेके जाओ, अच्छे अच्छे एजुकेशन दो उसको जाकर, ये सारी परत टूट जाती है। पाप, चोरी, घरना सब टूट जाएगी परत। और जिस दिन टूट जाएगी उसके अंदर से एक अच्छा इंसान निकल कर आएगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे, बाद में जाकर जेल में रहे, जेल में रहने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। बहुत सारे व्यक्ति। बात समझ में आई? तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, ये बात तय कर लो। कोई भी इंसान, इस डायग्राम बनाओ उसके अंदर